स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। उसकी सहज बुद्धि कह रही थी कि ऐसा ही होना चाहिए। इन भीषण जीवों को कमांडर स्तर के भीषण जीव इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे हजारों भीषण जीवों को कमांड कर सकते थे। ये दोनों मजबूत दानव वानर स्ट्रॉन्ग डेमन एप्स अकेले आए थे। शायद यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई होगा। अब जब उन्होंने लोगों को देखा है तो संभवतः वे मदद के लिए बुला रहे हैं। अब चीजें थोड़ी मुश्किल हो रही हैं, है ना? टैंक कियांग ने अपने होंठ चाटे। हाँ, पे योंग उसकी बात समझ गया। आगे दो कमांडर स्तर के भीषण जीव उन्हें गिद्धों की तरह देख रहे थे और जल्द ही कुलीन स्तर के भीषण जीवों की भीड़ आ जाएगी। उनके पीछे शेंसी था, जो अंधेरे में दुबका हुआ था, मुश्किल समय में फायदा उठाने का मौका ढूंढ रहा था। जहां तक मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन और धनुष बाण पकड़े हुए व्यक्ति का सवाल था, वे कोई चिंता का विषय नहीं थे। समय बीतता गया और देवफल सेलेस्टियल गॉड फ्रूट के पूरी तरह से पकने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। दोनों मजबूत दानव वानर ऐसे खड़े थे मानो शरीर स्थिर करने की तकनीक बॉडी स्टेबलाइजिंग टेक्निक के तहत हों, गतिहीन भीड़ को एकटक देखते हुए। दोनों पक्ष आमने सामने थे। दृश्य अकल्पनीय रूप से भयावह था। ओल्ड टैंक, क्या होगा अगर हम पहले वार करें और देखें कि क्या हम इन दो मजबूत दानव वानरों को भगा सकते हैं? पे योंग ने फुसफुसाया। कम उम्मीद है। टैंक की आंख ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। अगर यह सपाट जमीन होती तो हम में से प्रत्येक के लिए एक मजबूत दानव वानर से निपटना आसान होता, लेकिन ये जंगल है, उनका मुख्य युद्ध क्षेत्र। चारों ओर के पेड़ और चट्टानें उनके हथियार हैं। हमारी जीतने की संभावनाएं ज्यादा नहीं हैं। इसके अलावा शेंसी भी किनारे से देख रहा है। अगर हम मजबूत दानव वानरों से लड़कर अपनी शक्ति गंवा देते हैं तो उसे और भी ज्यादा फायदा होगा। सही है, पेई योंग ने सिर हिलाया, थोड़ा दांत पीसते हुए। ये दोनों मजबूत दानव वानर सबसे बुरे समय पर आए हैं। अगर वे थोड़ी देर बाद आते तो शेंसी को हम पहले ही भगा चुके होते। हाँ, लेकिन अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है। टैंक की आंख ने आह भरी, ये जानकर कि क्या होने वाला है, लेकिन इसे रोकने में शक्तिहीन होना हास्यास्पद रूप से निराशाजनक था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। ओल्ड पेई, मुझे शेंसी को हम पर फायदा उठाने से रोकने का एक तरीका सूझा है। ओह, क्या विचार है? बताओ। सहयोग। टैंक की आंख ने शेंसी की तरफ देखा। चूंकि हम उससे निपटने का प्रयास नहीं कर सकते हैं और वह हम पर फायदा उठाएगा, तो हम उसे अपने साथ क्यों न मिला लें और इन दो कमांडर स्तर के भीषण जीवों से एक साथ लड़ें। जरा सोचो, हम दोनों को एक एक से लड़ना महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर हम तीन होंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इस बीच हमारे लोग सुरक्षित और बहादुरी से देव फल चुन सकते हैं, तुम्हें नहीं लगता? ये सुनकर पेई योंग की आंखें चमक उठीं। ये सही है, शेंसी को मुफ्त में लाभ लेने देने के बजाय बेहतर है कि वह भी योगदान दे। इसके अलावा चूंकि उनके लोग ही देव फल चुनेंगे, इसलिए बाद में वे ही यह नियंत्रित करेंगे कि कितना साझा करना है। ओल्ड टैंक, मुझे तुम्हारा विचार अच्छा लगा। चलो ऐसा ही करते हैं। हम। टैंक की आंख मुस्कुराया और फिर शेंसी की ओर देखा। अध्यक्ष शेन, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप जा रहे हैं? आप अभी भी यहीं क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन दो मजबूत दानव वानरों से डर गए हैं कि हिल भी नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल अध्यक्ष शेन, हमने आपको पहले स्पष्ट रूप से सुना था। आपने जाने का वादा किया था। आप अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे, है ना? अध्यक्ष शेन, क्या आप जैसे योद्धा हमेशा अपने वादे पर कायम नहीं रहते? ऐसा वादा जिसे चार घोड़े भी नहीं तोड़ सकते। जोया चाओयान और अन्य योद्धाओं ने यह सुनकर अपनी आंखों में नाराजगी का निशान दिखाया। ये जागरूक अवेकनर्स बहुत घिनौने थे, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। वे बहुत क्रोधित थे कि वे बोल भी नहीं पाए। हे, शेंसी ने उदासीनता से हंसते हुए कहा, टैंक भाई सही कह रहे हैं। मैं वास्तव में इन दो मजबूत दानव वानरों के अचानक आने से डर गया था। मैं अब जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने अपने साथियों को आंख मारी। अभी जाने का नाटक करो और जब असली लड़ाई शुरू हो तो वापस कूद पड़ो। आखिरकार जागरूक संघ अवेकेंड एसोसिएशन और योद्धा संघ मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। ये जागरूक उनका जरा भी सम्मान नहीं करते। जब तुम वफादार नहीं हो तो मुझसे वफादारी की उम्मीद मत करो। एक मिनट रुको। टैंक की आंख की आवाज फिर से गूंजी। टैंक भाई, क्या कुछ और है? शेंसी ने उलझन भरी नजर से पलट कर देखा। चूंकि अध्यक्ष शेन पहले नहीं गए तो अब जाने की जरूरत नहीं है। टैंक की आंख मुस्कुराया, हमारे सामने एक दुर्जय दुश्मन है। मुझे लगता है कि इन मजबूत दानव वानरों से निपटने के लिए हम एक साथ काम करें तो बेहतर होगा। आपका क्या ख्याल है अध्यक्ष शेन? जैसे ही उसने ये कहा, शेंसी और सी स्तर के जागरूक दोनों के चेहरों पर आश्चर्य का भाव आ गया। टैंक भाई, आप मजाक तो नहीं कर रहे? शेंसी ने हैरानी से कहा। मजाक? टैंक की आंख जोर से मुस्कुराया। क्या अध्यक्ष शेन को लगता है कि मैं, टैंक की आंख, कोई मजाक करने वाला व्यक्ति हूँ? मजबूत दानव वानर सामान्य कमांडर स्तर के भीषण जीवों में भी मुश्किल होते हैं। हम दोनों अकेले में निश्चित जीत हासिल नहीं कर सकते। अगर अध्यक्ष शेन मदद करने को तैयार हैं तो हमारे जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। फिर हम सुरक्षित रूप से 12 देव फल ले सकते हैं और भीषण जीवों को उन्हें चुराने नहीं देंगे, है ना? ओल्ड टैंक सही कह रहे हैं। अगर हम इन दो भीषण जीवों को देव फल खाने देते हैं तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी, जो मनुष्यों के लिए बुरी खबर होगी। पेई योंग ने कहा। जैसे ही उनके शब्द गिरे, जोया और अन्य योद्धाओं ने तिरस्कार भरी नजरें एक दूसरे से मिलाईं। ये जागरूक वास्तव में अस्थिर थे। जब भीषण जीव नहीं थे तो वे उन्हें मारने के लिए बेताब थे। जब भीषण जीव दिखाई दिए तो वे अपनी पिछली शत्रुता को सुविधाजनक रूप से भूल गए और मानव जाति की भलाई की बात करने लगे। कुछ सी स्तर के जागरूक भी असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। भले ही 12 देव फल थे, हर किसी को मुश्किल से एक मिलेगा।
और अब उन्हें योद्धा संघ के साथ भी साझा करना होगा। क्यों टैंग भाई, पे योंग सही कह रहे हैं। शेनसी की आंखें चमक उठी। एक दुर्जय दुश्मन का सामना करने में एकता हम दोनों को फायदा पहुंचाती है, जबकि विभाजन हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन हम सहयोग कैसे करें? पे योंग और टैंग कियांग ने एक दूसरे को देखा। अध्यक्ष शेन, आप इसे कैसे बांटने का प्रस्ताव रखते हैं? 12 देव फल हैं। हमारे पास यहाँ 4 लोग हैं, प्रति व्यक्ति एक। कैसा रहेगा? शेनसी मुस्कुराया। हरगिज नहीं, पे योंग ने तुरंत मना कर दिया। केवल आप हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और हमारे लोग ही देव फल चुनेंगे। देव फल चुनना आसान नहीं है और 4 बहुत ज्यादा हैं। ओल्ड पे सही कह रहे हैं, जब तक कि आपके लोग भी देव फल हमारे लोगों की तरह नहीं चुन सकते। क्या वे कर सकते हैं? इस पर शेनसी चुप रहे। जोया और अन्य योद्धाओं के पास आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर कम थी और कोई रक्षात्मक वस्तु नहीं थी। देव फल चुनना आत्महत्या जैसा होगा। तो फिर आप दोनों सहयोग का क्या प्रस्ताव रखते हैं? एक फल। पे योंग ने एक उंगली उठाई। हम 2 कमांडर स्तर के भीषण जीवों को संभालेंगे। अध्यक्ष शेन को बस उन्हें भटकाने में थोड़ी मदद करनी होगी। एक फल। पे योंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो? हमें भिखारी समझ रहे हो? शेनसी ने कटाक्ष किया। वह अराजकता के बीच चुपके से घुसकर एक से अधिक फल प्राप्त कर सकता था। तो फिर 2 फल। टैंग कियांग ने समझौता किया। अध्यक्ष शेन, हम अधिकांश प्रयास करेंगे। इससे ज्यादा देने का मतलब है कि हमारे लिए कम। 3 फल। शेनसी ने मोलभाव किया। हमारे पास यहाँ कई लोग हैं और हमने जोखिम भी लिया है। हम खाली हाथ नहीं जा सकते। पे योंग और टैंग कियांग ने नाराजगी भरी नजरें एक दूसरे से मिलाईं। ये शेनसी वास्तव में अपनी किस्मत आजमाना जानता था। लेकिन ठीक है, अभी के लिए सहमत हो जाते हैं। अंत में फल उनके हाथों में होंगे और वे ही वितरण को नियंत्रित करेंगे। ठीक है अध्यक्ष शेन, 3 फल ही सही। सौदा पक्का। शेनसी खुश था। कुल का 1/4 मिलना बिल्कुल भी बुरा नहीं। उसी क्षण गड़गड़ाहट जैसी एक जानवर की दहाड़ दूर से आई। पेड़ एक के बाद एक गिरते गए, क्योंकि एक मजबूत दानव वानर जो लगभग 30 मीटर ऊंचा था, उन दोनों से भी ऊंचा जिसका वे सामना कर रहे थे, उनकी ओर तेजी से भागा। ये देखकर शेनसी की मुस्कान जम गई। 3 मजबूत दानव वानर। नया आया हुआ तो पहले 2 से भी ज्यादा जबरदस्त लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों मजबूत दानव वानर हिले नहीं थे। वे एक मजबूत साथी के आने का इंतजार कर रहे थे। पार्थ चैन फैन ने ऊपर देखा और दृश्य का गवाह बना। उसका दिल अविचलित रहा। डोंग डोंग। तीसरे मजबूत दानव वानर के भारी कदम ढोल की आवाज की तरह लग रहे थे, जो वहां मौजूद सभी लोगों के दिल पर वार कर रहे थे। शुरुआत में समूह का सामना कर रहे 2 मजबूत दानव वानरों ने थोड़ा सा अपना शरीर घुमाया, अपने सिर झुकाए, अपने विशाल चेहरों पर मानव जैसी श्रद्धा का भाव प्रकट किया। तीसरे मजबूत दानव वानर ने धीमी गुर्राहट निकाली। उसकी नजर अपने 2 साथियों पर घूमती हुई अंत में जमीन पर मौजूद लोगों की भीड़ पर टिक गई। दोनों पक्ष एक दूसरे को घूर रहे थे। वातावरण भयावह रूप से स्थिर था। समूह का नेतृत्व कर रहे पे योंग और टैंग कियांग शांत लग रहे थे, लेकिन उनके दिलों में घबराहट पहले ही शुरू हो गई थी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि ये 2 कमांडर स्तर के भीषण जीव कुछ कुलीन स्तर के भीषण जीवों को बुलाएंगे। हालांकि स्थिति मुश्किल होगी, फिर भी जो वर्तमान में हो रहा था उससे बेहतर होता। 3 कमांडर स्तर के भीषण जीव और नवागंतुक लगभग 30 मीटर ऊंचा खड़ा था, निश्चित रूप से उच्च स्तर का कमांडर। भले ही वह निम्न स्तर का कमांडर होता, 2 के मुकाबले 3 का सामना करना वे संभाल नहीं पाते। जहां तक शेनसी का सवाल है, क्या इस आदमी में अकेले एक कमांडर स्तर के भीषण जीव से लड़ने की ताकत है? उनके पीछे के 4 सी स्तर के जागरूकों के चेहरे का रंग तो कब का उड़ चुका था और कुछ के तो घुटने भी कांप रहे थे। यह क्या मजाक है? 3 कमांडर स्तर के भीषण जीव और उनमें से एक उच्च स्तर का कमांडर। उनमें केवल 2 बी स्तर के जागरूक थे, जो 2 कमांडर स्तर के भीषण जीवों को रोक सकते थे। लेकिन तीसरे के खिलाफ वे सी स्तर के जागरूकों पर भरोसा नहीं कर सकते थे कि वे उसे रोक पाएंगे। ये तो मानो शौचालय में लालटेन जलाकर मौत को ढूंढना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्थिति को देखते हुए रास्ते में 1 या 2 और कमांडर स्तर के भीषण जीव हो सकते थे। भाई पेई, एक आदमी ने पेई योंग की ओर देखा, कांपते हुए पूछा, क्या हमें अभी के लिए पीछे हट जाना चाहिए? यहाँ 3 कमांडर स्तर के भीषण जीव हैं। वह जानता था कि यह कहने के लिए उसे डांट पड़ सकती है, लेकिन डांट पड़ना बाद में इन मजबूत दानव वानरों द्वारा कुचल दिए जाने से बेहतर था। अन्य 3 सी स्तर के जागरूक हालांकि चुप थे, उनकी आंखों में भी वही विचार था। कम से कम उन्हें पहले इस खतरनाक जगह से निकल जाना चाहिए। पेई योंग चुप रहा। उसकी नज़र बीच के मजबूत दानव वानर पर टिकी थी, जो अनिश्चितता से भरी हुई थी। उसने इस दिन के लिए महीनों इंतजार किया था और देव फल के पकने ही वाला था। उसे अब हार मानने के लिए कहा जा रहा है। असंभव, लेकिन अगर वह हार नहीं मानता है तो घातक परिणामों की संभावना अधिक थी। एक पल सोचने के बाद टैंग कियांग ने आह भरी, ओल्ड पेई, शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। उसने तीनों मजबूत दानव वानरों पर एक नजर डाली। ये तीनों खुद को रोक रहे हैं, संभवतः इसलिए कि वे हमसे सावधान हैं, या शायद वे मदद का इंतजार कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, 3 मजबूत दानव वानरों से खुद लड़ना अवास्तविक है। पीछे हटने का नाटक करना और अवसर की प्रतीक्षा करना बेहतर है। अवसर की प्रतीक्षा। पेई योंग ने ये 4 शब्द बड़बड़ाए। यह इतना सरल नहीं है। ये तीनों मजबूत दानव वानर मूर्ख नहीं हैं। वे जानते हैं कि वे शायद वास्तव में नहीं जाएंगे और वे सतर्क रहेंगे। मुझे शुरू से ही 1 या 2 और लोगों को बुलाना चाहिए था। पछतावा उसके दिल में भर गया। उसी क्षण एक आवाज आई, दोस्त, तुम अब स्थिति देख रहे हो, हमारे साथ सहयोग करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? शेनसी ने एक तरफ देखा। एक पल में सबकी नजरें उस तरफ घूम गईं। ये देखकर कि शेनसी किससे बात कर रहा था, हर कोई अविश्वास से भर गया। यहाँ तक कि पार्थ चैन फैन भी हैरान था। तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, शेनसी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, तुम वर्तमान स्थिति देख रहे हो।
हमारे सामने 3 कमांडर स्तर के भीषण जीव हैं, जिनमें से एक उच्च स्तर का कमांडर है। अगर हम अभी भी वे 12 देव फल चाहते हैं, तो सहयोग ही एकमात्र रास्ता है। ये सुनकर पेई योंग और अन्य लोगों ने तिरस्कार दिखाया। शेनसी तो बस तिनके का सहारा ले रहा था। ये कमांडर स्तर के भीषण जीव हैं, न कि कोई उच्च स्तर या कुलीन स्तर के भीषण जीव। क्या वह वास्तव में सोच सकता है कि इस रहस्यमय व्यक्ति में कमांडर स्तर के भीषण जीवों को रोकने की ताकत है? जोया और अन्य योद्धाओं को भारी शर्मिंदगी महसूस हुई। अध्यक्ष शेन वास्तव में, दरअसल शेनसी जानता था कि यह एक जुआ था। कमांडर स्तर के भीषण जीवों के खिलाफ योद्धाओं को कम से कम सत्यसार स्तर ट्रू एसेंस रेल्म में होना चाहिए और जागरूकों को 20 स्तर या उससे ऊपर होना चाहिए। सत्यसार स्तर के योद्धा 20 स्तर के जागरूकों से भी दुर्लभ थे, मुख्यालय में भी बहुत ज्यादा नहीं थे। लेकिन यह अंधा जुआ नहीं था। उसके पास कारण थे। पहला, उसका सम्राट की ऊर्जा अवलोकन कौशल एम्परर्स की ऑब्जर्वेशन स्किल इस व्यक्ति की ऊर्जा का पता नहीं लगा सका। या तो इस व्यक्ति की शक्ति अथाह थी या वह अपनी ऊर्जा छिपाने में कुशल था, जो किसी भी तरह से उसे असाधारण बनाता है। दूसरा, वह घमंडी था। जब शेनसी दूसरों के साथ आया तो यह व्यक्ति पहले से ही वहां था, उन्हें स्पष्ट रूप से जाने के लिए कह रहा था। पेई योंग के आने पर भी व्यक्ति का रवैया वही रहा, उसकी आवाज में चिंता का कोई निशान नहीं था। क्या कोई वास्तविक क्षमता के बिना इतना आत्मविश्वास से व्यवहार कर सकता है? तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, पहले 2 मजबूत दानव वानरों के आने से लेकर तीसरे के आने तक इस व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला था। शेनसी ने ध्यान दिया था कि धनुष पकड़े हुए बाएं हाथ में कांपने का कोई संकेत नहीं था। इन तीनों बिंदुओं में से कोई भी व्यक्ति की ताकत की पुष्टि नहीं कर सकता था, लेकिन संयुक्त होने पर उसे 50-60% यकीन था कि यह व्यक्ति वहां मौजूद किसी से भी कमजोर नहीं था। इसके अलावा 10% संभावना थी कि इस व्यक्ति की ताकत सभी की संयुक्त ताकत से अधिक थी, और शेष 30% संभावना बस अतिशयोक्ति थी। लेकिन फिर भी सही दांव लगाने की 70% संभावना थी, जो पर्याप्त थी। क्या ऐसा है? पार्थ मुस्कुराया, क्षेत्र का जायजा लेते हुए। माफ करना, लेकिन मुझे वे सारे देव फल चाहिए। क्या? शेनसी जम गया। उसने इस तरह के अस्वीकृति के रूप की उम्मीद नहीं की थी। कितनी घमंड भरी बात है। पेई योंग ने कटाक्ष किया। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें ये कहने की हिम्मत किसने दी। वास्तव में, टैंक की आंख ठंडी हंसी हंसा, ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे हम उसके साथ सहयोग करने की भीख मांग रहे हैं। वह सारे देव फल चाहता है। मैं देखना चाहूंगा कि वह उन्हें कैसे पाने की योजना बनाता है। बाकी सबने भी मन ही मन हंसा। ये व्यक्ति हमेशा की तरह घमंडी था। क्या उसे लगता था कि वह अकेला ही 3 कमांडर स्तर के भीषण जीवों को हरा सकता है? कोरी कल्पना। दहाड़ दहाड़। कुछ 100 मीटर दूर तीनों मजबूत दानव वानर कभी कभार धीमी गुर्राहट निकाल रहे थे। लग रहा था जैसे वे कुछ चर्चा कर रहे हैं। गैर बुद्धिमान कुलीन स्तर के भीषण जीवों के विपरीत ये बुद्धिमान प्राणी यह नहीं समझ पा रहे थे कि नीचे के छोटे आंकड़े वास्तव में शक्तिशाली थे या सिर्फ धोखा दे रहे थे। लेकिन देव फल की खुशबू तेज हो रही थी। वह पकने के करीब था। दोस्त, अपने आंतरिक असंतोष के बावजूद शेनसी देव फल के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका त्यागना नहीं चाहता था जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो जाए। इसलिए उसने धैर्यपूर्वक समझाने की कोशिश की। दोस्त, तुम अकेले 3 कमांडर स्तर के भीषण जीवों से कैसे लड़ सकते हो? भले ही तुम मजबूत हो, क्या तुम किसी चूक की गारंटी दे सकते हो? अगर कुछ गलत हो जाता है तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हो तो तुम्हें मिलाकर हमारे पास उनके 3 कमांडर स्तर के भीषण जीवों के खिलाफ 4 होंगे, जो हमें लाभ में डालता है। हम उन्हें रोकेंगे जबकि दूसरे देव फल चुनेंगे। एक बार जब वे सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हम एक साथ पीछे हटेंगे और फलों को आपस में बांट लेंगे। क्या यह अच्छा नहीं है? और वितरण के बारे में निश्चिंत रहो, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे, है ना भाई पेई, भाई टैंग? शेनसी ने बोलते हुए पेई योंग और टैंग की आंख को एक नजर दी। वह जानता था कि ये दोनों उस घमंडी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन वह भी नहीं कर सकता था। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उनके पास क्या विकल्प था? वे बस इतने सारे देव फल छोड़ नहीं सकते थे, है ना? पेई योंग और टैंग की आंख ने एक दूसरे को देखा। शेनसी सही कह रहा था, लेकिन क्या ये रहस्यमय व्यक्ति एक योद्धा था या एक जागरूक? क्या उसके पास वास्तव में कमांडर स्तर के भीषण जीवों को रोकने की ताकत थी? आहें, टैंक की आंख ने गला साफ किया और अंत में बोला, अध्यक्ष शेन सही कह रहे हैं। 3 कमांडर स्तर के भीषण जीव, ओल्ड पेई और मैं प्रत्येक एक सामान्य कमांडर को संभाल सकते हैं, जबकि आप और अध्यक्ष शेन उच्च स्तर के कमांडर से निपटेंगे। क्या? शेनसी का जबड़ा नीचे गिर गया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसे उच्च स्तर के कमांडर से निपटना था। ये तो एक मजाक है। अध्यक्ष शेन को चिंता है। पेई योंग ने कटाक्ष किया, पार्थ चैन फैन की ओर देखते हुए। जब वह तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? क्या तुमने उसे यह कहते हुए नहीं सुना कि उसे सारे 12 देव फल चाहिए? स्पष्ट रूप से वह तीनों कमांडर स्तर के भीषण जीवों को कुछ नहीं मानता। वास्तव में अध्यक्ष शेन उच्च स्तर का कमांडर, उसके साथ आपका काम होगा। अध्यक्ष शेन, चिंता मत करो। जब तक तुम उन्हें रोक कर रखते हो, हम सारे देव फल चुन लेंगे और तुम्हें एक संतोषजनक हिस्सा देंगे। कई सी स्तर के जागरूकों ने व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की। उनकी राय में वह धनुषधारी व्यक्ति और शेनसी उच्च स्तर के कमांडर को रोक नहीं पाएंगे। अगर उन्होंने प्रयास किया तो वे शायद तेज अंत को प्राप्त होंगे, लेकिन अगर वे उसे रोकने में कामयाब रहे तो यह एक बुरा परिणाम नहीं होगा, क्योंकि वे नाड़ी शोधन स्तर मरीडियन रिफाइनिंग रेल्म के योद्धाओं पर देव फल चुनने के लिए भरोसा नहीं कर सकते थे। पेई योंग और टैंग की आंख ने भी ऐसा ही महसूस किया। उसे रोकना एक नुकसान नहीं होगा, असफल होने से उनके जीवन की चिंता नहीं थी। शेनसी असहज लग रहा था। उसने सोचा था कि वह रहस्यमय आदमी एक कमांडर स्तर के भीषण जीव को रोकेंगे, जबकि पेई योंग और टैंग की आंख उच्च स्तर के कमांडर को संभालेंगे।
कौन जानता था कि पेई योंग और टैंग कियांग की अन्य योजनाएं थीं, शेनसी को गंभीर खतरे का सामना करने के लिए छोड़ दिया। सहमत होना संभव नहीं था। आहें, भाई पेई, उसने शुरू किया लेकिन रुक गया, उसकी आंखें फैल गईं। क्योंकि उसने देखा कि दूर के आदमी ने पहले ही अपना लंबा धनुष खींच लिया था, उसके दाएं हाथ में अब एक मोटी लंबी तीर थी। एक पल में धनुष पूरी तरह से खींच गया। तीर की नोक सीधे तीनों कमांडर स्तर के भीषण जीवों पर निशाना साध रही थी। क्या शेनसी का जबड़ा चौड़ा खुला रह गया? क्या चल रहा है? यह आदमी ये तो नहीं सोच रहा होगा कि उसके हाथ में इस धनुष और तीर से वह एक कमांडर स्तर के भीषण जीव के रक्षा कवच को तोड़ सकता है ना? पेई योंग और अन्य लोगों ने भी ये दृश्य देखा। पहले तो उनकी आंखों में आश्चर्य का निशान दिखाई दिया, फिर वे गहरे तिरस्कार में दिखाई दिए। यह आदमी वास्तव में सोचता है कि वह अकेला ही 3 कमांडर स्तर के भीषण जीवों से निपट सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। ये तीर निकलता है इस बात की परवाह किए बिना कि यह निशाने पर लग सकता है या नहीं। अगर लग भी जाता है तो क्या यह प्रतिद्वंद्वी को खरोंच भी सकता है? और दूर के वे तीनों मजबूत दानव वानर भी तेज बोध रखते थे। जैसे ही पार्थ ने अपना धनुष खींचा और एक तीर चढ़ा दिया, उनकी निगाहें पार्थ पर केंद्रित हो गईं। तुरंत उनके होंठ ऊपर उठे, एक मानव जैसी घृणा का निशान प्रकट हुआ। 20 या 30 मीटर ऊंची ऊंची इमारतें उनके लिए कुछ भी नहीं है। 1-2 मीटर लंबे धनुष और तीर की तो बात ही क्या, खिलौना कहलाने लायक भी नहीं। अगले ही पल हवा में एक ध्वनि बूम सुनाई दिया। एक काला तीर एक काली लकीर में बदल गया और जिस क्षण यह बाहर निकला, ये बिना किसी निशान के गायब हो गया। शेनसी हैरान था, ये किस तरह की गति है? वह इसे बिल्कुल नहीं देख पाया। पेई योंग और दूसरे व्यक्ति के चेहरों पर भी वही भाव थे। बस उनके दिलों में तिरस्कार अभी भी था। तो क्या हुआ अगर गति तेज है? क्या गति प्रतिद्वंद्वी के रक्षा कवच को तोड़ सकती है? लेकिन उस क्षण एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। अचानक हवा में एक सर्पिल लौ दिखाई दी। लौ हवा के साथ बढ़ी और पलक झपकते ही पूंछ की लौ का व्यास आधे मीटर से कम से बढ़कर 3 मीटर हो गया। एक विनाशकारी गति के साथ यह बाएं मजबूत दानव वानर के सीने की ओर तेजी से भागा। तीनों मजबूत दानव वानर हैरान थे। लग रहा था जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब तक बाएं वाले ने प्रतिक्रिया दी, बहुत देर हो चुकी थी। एक फूश की आवाज के साथ भयंकर अग्निसार ऊर्जा फायरी फ्लेम ट्रूची से भरा हुआ तीर सीधे सामने वाले मजबूत दानव वानर के सीने से पार हो गया। इसके बाद एक जोरदार बूम की आवाज के साथ जलती हुई अग्नि विशेषता सार ऊर्जा में विस्फोट हो गया। आग की बारिश में मजबूत दानव वानर का सीना 4 या 5 मीटर चौड़े छेद के साथ उड़ गया, जो आगे से पीछे तक दिखाई दे रहा था। एक और बूम के साथ मजबूत दानव वानर के आंतरिक अंग दिल सहित टूट गए, जिससे वह अपनी पीठ के बल गिर गया। धूल का एक बादल उठा। पूरा दृश्य शांत हो गया। बाकी बचे 2 मजबूत दानव वानरों सहित हर कोई हैरान था। क्या उनका साथी वास्तव में मर गया है? धूल धीरे धीरे बैठ गई। मजबूत दानव वानर जमीन पर अपनी पीठ के बल पड़ा था। अंग फैले हुए थे। थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन उसके सीने में खुला छेद चौंकाने वाला था। शेनसी का मुंह चौड़ा खुला था, उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। एक कमांडर स्तर का भीषण जीव बस यूं ही मर गया। इतनी अचानक, इतनी जल्दी मर गया। वह स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पाया कि क्या हुआ। पेई योंग और दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही थे। उनके छापों में ऐसा लगा कि हवा में अचानक एक तेजी से घूमती हुई सर्पिल लौ दिखाई दी, मजबूत दानव वानर के सीने से टकराई और फिर विस्फोट हो गया। बस यूं ही एक कमांडर स्तर का भीषण जीव मारा गया। बूम! अप्रत्याशित रूप से एक और ध्वनि बूम सुनाई दिया। जो सर्पिल लौ पहले दिखाई दी थी, वह फिर से दिखाई दी, ठीक पहले की तरह। लौ के आगे बढ़ते ही बढ़ती गई। व्यास एक पल में एक अतिरंजित 3 मीटर तक फैल गया। वह है। शेनसी की आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। उसने देखा कि सर्पिल लौ के भीतर एक तीर छिपा हुआ था। नहीं, सटीक होने के लिए लौ तीर को ढक रही थी। एक तीर कैसे हो सकता है? क्या यह भ्रम है? या शेनसी का दिमाग भन-भना रहा था। ये जलती हुई तीर दाएं मजबूत दानव वानर पर निशाना साध रही थी। पार्थ का विचार सरल था। पहले तीनों में से 2 अपेक्षाकृत कमजोर कमांडर स्तर के भीषण जीवों से निपटना, फिर उच्च स्तर के कमांडर पर ध्यान केंद्रित करना। और जलती हुई तीर की शक्ति ने उसे निराश नहीं किया। एक बार एक सामान्य कमांडर स्तर के भीषण जीव को मारने के लिए पर्याप्त था। तो बाएं वाले को गोली मारने के बाद उसने तुरंत दूसरा तीर चलाया। दहाड़! दाएं मजबूत दानव वानर ने गुस्से से दहाड़ लगाई, अपने 10 मीटर ऊंचे हाथ को आने वाली लौ की ओर हिलाया। एक बूम की आवाज के साथ जिस क्षण ये संपर्क में आया, मजबूत दानव वानर की दाहिनी हथेली पार हो गई और विशाल अग्नि विशेषता सार ऊर्जा में विस्फोट हो गया, जिससे उसकी पूरी हथेली सीधे टूट गई। यहां तक कि उसके हाथ का कुछ हिस्सा भी गायब हो गया। हथेली से पार हुए तीर ने गति नहीं खोई, यह उसके सीने से पार हो गया। तीर का अगला भाग 1 मीटर से अधिक बढ़ गया। घाव से खून एक छोटी धारा की तरह बह रहा था। यह अफसोस की बात थी कि तीर पर अग्नि विशेषता सार ऊर्जा हथेली से संपर्क करते ही विस्फोटित हो गई। इसलिए इस वार ने मजबूत दानव वानर की लड़ने की शक्ति को ही कम किया। इसे गंभीर चोट भी नहीं माना गया। मजबूत दानव वानर अपने आधे हो चुके हाथ को देखते हुए दर्द के आंसू उसके चेहरे से बह गए। जैसा कि कहा जाता है, उंगलियां दिल से जुड़ी होती हैं, 5 उंगलियां तो छोड़ ही दो। लेकिन इस क्षण परिचित ध्वनि बूम फिर से सुनाई दिया। एक और जलती हुई तीर पीछे लंबी लपटों के साथ उसकी ओर आई। घायल मजबूत दानव वानर की आंखों में तुरंत मानव जैसा डर दिखाई दिया। हाँ, वह डरा हुआ था। अपने साथी को इस लौ के नीचे मरते हुए देखने के बाद उसने सहज रूप से अपने हाथ को दूर भगाने के लिए बढ़ाया। केवल उसकी हथेली और हाथ का कुछ हिस्सा टूट गया तो वह मुड़ा और भाग गया। लेकिन दुर्भाग्य से तीर की गति की तुलना में वह बहुत धीमा था। पार्थ का प्रहार। तीसरा मजबूत दानव वानर जो भागा, उस पर ज्वालामुखी तीर की गति भारी पड़ी।
चीख। तीर उसकी पीठ में धंसा और पिछली बार की तरह अग्निसार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वानर के आधे शरीर पर गहरा घाव हो गया, जिससे वह हवा में असंतुलित होकर जमीन पर धड़ाम से गिरा। उसकी जिंदगी अब बस हाँफने तक सिमट कर रह गई। 2 कमांडर स्तर के भीषण जीव पल भर में बेअसर, एक मृत, दूसरा पंगु। ये दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति, शेंसी, पेई योंग, टैंग कियांग और सभी जागरूक और योद्धाओं के लिए एक सदमा था। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। बूम, एक और ध्वनि बूम। पार्थ ने चौथा तीर हवा में छोड़ा। ये तीर सीधा तीसरे वानर, उच्च स्तर के कमांडर की ओर गया, जो अब अकेला और स्तब्ध खड़ा था। इस विशाल वानर की आंखों में अब मानव जैसा डर नहीं, बल्कि मानव जैसी घृणा और क्रोध था। उसने गुर्राया, एक विशाल चट्टान को उखाड़कर आने वाले तीर की ओर फेंका। तीर और चट्टान के टक्कर से एक तेज विस्फोट हुआ। चट्टान हवा में चूर चूर हो गई, लेकिन तीर की लपटें भी बिखर गईं। तीर अपनी विनाशक शक्ति खोकर वानर के कंधे से टकराया और बस एक गहरा घाव करके रुक गया। दहाड़। उच्च स्तर के कमांडर ने एक भयानक दहाड़ लगाई। उसके चेहरे पर खून रिस रहा था। उसने जमीन पर पांव पटका और उसकी आंखों में घातक इरादा था। वह समझ गया था कि यह छोटा सा मानव एक वास्तविक खतरा है। पार्थ, तुम, शेंसी ने हकलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर भय और लालच का अजीब मिश्रण था। जाओ, देव फल चुनो, जल्दी, पार्थ ने शांत आवाज में कहा। उसकी निगाहें विशाल वानर पर टिकी थीं। उसने तेजी से एक और तीर अपने धनुष पर चढ़ाया। पेई योंग और टैंग की आंख दंग रह गए थे। इस आदमी की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। अरे मोनिका, तुम और बाकी सब देव फल चुनो, जल्दी, पेई योंग ने अपनी साथी मोनिका को आदेश दिया। शेंसी ने भी अपने लोगों को इशारा किया। देव फल पकने वाले थे और अब कोई समय बर्बाद करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। दोनों संघों के लोग, मोनिका और विवेक, अंजलि और विक्रम, तेजी से देव वृक्ष की ओर दौड़ पड़े। उच्च स्तर का कमांडर वानर पागल हो चुका था। उसने अपनी भयानक गति से पार्थ की ओर छलांग लगाई। उसका इरादा पार्थ को एक ही बार में कुचल देना था। पार्थ ने धैर्यपूर्वक सांस ली, धनुष को और भी ज्यादा कसकर खींचा। उसका 5वां तीर एक गड़गड़ाहट की तरह निकला, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज और भयंकर लपटों से घिरा हुआ। वह जानता था कि सीधे टक्कर से काम नहीं चलेगा। उसने वार वानर के बाएं पैर पर किया, जहां उसकी गति का भार सबसे अधिक था। बूम, तीर वानर के घुटने में घुसा और विस्फोट हो गया, जिससे मांस और खून हवा में उड़ गए। वानर की छलांग लड़खड़ा गई और वह दर्द से चीखता हुआ लंगड़ा गया। दहाड़। जैसे ही वानर लड़खड़ाया, पार्थ ने छठा तीर छोड़ा, जो इस बार सीधे वानर के दूसरे घुटने को निशाना बना रहा था। वह जानता था कि उसे देव फल चुनने वालों को समय देना होगा। एक और विस्फोट। कमांडर वानर का दूसरा घुटना भी टूट गया। तीनों मजबूत दानव वानर अब पूरी तरह से पंगु थे। पार्थ ने धनुष नीचे किया। उसकी आंखें शांत थीं। वह धीरे से आगे बढ़ा, अपनी नजर देव वृक्ष पर गड़ाए हुए, जहां देव फल सुनहरी आभा के साथ पूरी तरह से पक चुके थे। जैसे ही वह तीर टकराने वाला था, एक विशाल गोलाकार चट्टान 10 मीटर से अधिक ऊंची, तोप के गोले की तरह ज्वलंत तीर से टकराई। धमाका, एक जोरदार विस्फोट गूंजा। दर्जनों टन वजन की चट्टान चूर चूर हो गई। उसके टुकड़े छर्रों की बारिश की तरह चारों दिशाओं में बिखर गए। कई टुकड़े मौजूद लोगों की ओर उड़े, लेकिन उन्हें किसी को भी लगने से पहले रोक दिया गया। गरज। उच्च स्तर के कमांडर दानव ने एक गर्जना की। उसकी नासिका से गर्म सांस निकल रही थी। उसकी आंखें पार्थ को साफ गुस्से से घूर रही थीं। यह स्पष्ट था कि पहले तीर को रोकने वाली चट्टान उसी का काम था। इस क्षण उसका एक हाथ अभी भी एक विशाल चट्टान पकड़े हुए था, जो शायद उसे फिर से फेंकने या एक और तीर को रोकने के लिए तैयार थी। पार्थ ने धीरे से आह भरी। वह तीसरा तीर, जिस पर उसे इतना विश्वास था, वह भी रुक गया था। ऐसा लग रहा था कि इस उच्च स्तर के कमांडर को हटाए बिना साधारण कमांडर स्तर के भयंकर दानव को मारना काफी मुश्किल होगा। हाँ, असंभव नहीं, बस थोड़ा मुश्किल। पार्थ की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन मौजूद सभी लोगों ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। उन्होंने भागते हुए शक्तिमान दानव वानर को देखा। उसकी छाती में काले रंग का तीर धंसा हुआ था। फिर दूर पड़े एक और शक्तिमान दानव वानर के शव को देखा। मानो बिजली गिर गई हो, वे अवाक खड़े थे। मौके पर केवल एक ही तीरंदाज था। तो क्या ये नकाबपोश आदमी उनके सामने ही वह था जिसने पहले शक्तिमान दानव वानर को मारा था? उसने सिर्फ एक तीर से एक कमांडर स्तर के भयंकर दानव को मार डाला। क्या मजाक कर रहे हो? पीयूष और एक अन्य व्यक्ति ने एक दूसरे को देखा। एक कमांडर स्तर का भयंकर दानव। यहाँ तक कि उनके लिए भी एक साधारण कमांडर स्तर के भयंकर दानव को मारना असंभव नहीं था, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। फिर भी एक ही बार में मार डालना उनकी पहुंच से बाहर था, है ना? ईमानदारी से कहूं तो वे इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सबूत उनकी आंखों के सामने थे। इस बात को साबित करने के लिए दूसरा और तीसरा तीर मौजूद था। अगर शक्तिमान दानव वानर ने अपनी हथेली से अवरोधक बनाकर जल्दी प्रतिक्रिया न दी होती, तो दूसरा तीर घातक होता। और अब तीसरा तीर भी आ चुका था। ये भी जानलेवा होता। महत्वपूर्ण क्षण में उच्च स्तर के कमांडर दानव ने एक चट्टान फेंककर तीर को रोक दिया और शक्तिमान दानव वानर की जान बचा ली। इनमें से हर एक तीर में शक्तिमान दानव वानर को पल भर में मारने की शक्ति थी। तंग क्यांग ने डर के मारे आंखें फाड़ लीं और पार्थ को घूरते हुए कहा, यह आदमी कौन है? उसने आर्यावर्त में इतने शक्तिशाली तीरंदाज के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना था? एक ऐसा व्यक्ति जो एक तीर से एक कमांडर स्तर के भयंकर दानव को मार सकता हो, वह ज्ञात नहीं हो सकता। इसके विपरीत पीयूष की भावनाएं बहुत जटिल थीं। एक तरफ उसे इसे स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था, दूसरी तरफ तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता था। पीयूष ने एक तिरछी मुस्कान के साथ पास के देव वृक्ष की ओर देखा। भले ही वह एक साधारण कमांडर स्तर के भयंकर दानव को एक ही बार में मार सकता है, तो क्या अब जो बचा है वह एक उच्च स्तर का कमांडर है?
पिछली घटनाओं को देखते हुए उसकी तीरंदाजी इस उच्च स्तर के शक्तिमान दानव वानर पर काम करती नहीं लगती। पीयूष के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। 2 मिनट से ज्यादा नहीं और 12 देव फल पक जाएंगे। 3 कमांडर स्तर के भयंकर दानव, एक मृत, एक घायल और एक उच्च स्तर का कमांडर, बाकी भले ही वह मजबूत हो, तंग क्यांग के साथ मिलकर वे कुछ समय निकाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, तीरंदाज ने अपनी आंखों के सामने उसके 2 साथियों को मार डाला है। अनिवार्य रूप से कमांडर स्तर का दानव उस तीरंदाज से मरते दम तक लड़ेगा। ये सोचकर उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। इसे ही कहते हैं, टिड्डी तो चिड़िया को शिकार समझती है, लेकिन उसे पीछे की गौरैया का पता नहीं। मैदान में उच्च स्तर का कमांडर शक्तिमान दानव वानर और पार्थ एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो समय थम गया हो। जोया ने शेनसी को देखते हुए निगला और फुसफुसाया, अध्यक्ष, आपके अनुसार कौन जीतेगा, वह तीरंदाज या उच्च स्तर का कमांडर? ये सुनकर शेनसी कड़वाहट से मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह कैसे जान सकते थे? अगर उन्हें अनुमान लगाना होता तो उन्हें लगता कि उच्च स्तर के कमांडर के जीतने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उसकी गति तीरों की गति का मुकाबला कर सकती है। इसके अलावा वह चट्टानों को फेंककर ज्वलंत तीरों का पूरी तरह से मुकाबला कर सकता था। दूसरे शब्दों में, उसकी हमले की विधि को दानव ने भांप लिया था। नई तकनीकों के बिना यह चुनौतीपूर्ण होगा। शुक्र है, 2 साधारण कमांडर स्तर के शक्तिमान दानव वानरों, एक मृत और एक घायल के साथ अगर वे एकजुट होते हैं तो उन्हें उच्च स्तर के कमांडर को गिराने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने पीयूष की तरफ देखा, वहां कुछ हरकत नोट की। ऐसा लग रहा था कि वे देव फल चुराने का इरादा रखते हैं, जबकि तीरंदाज दानव से उलझा हुआ है। इस क्षण पार्थ के हाथ में एक और तीर दिखाई दिया, जिसका निशाना इस बार उच्च स्तर का कमांडर था। सबकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे अविश्वास से भरे थे। क्या हो रहा है? इस बार इस आदमी का लक्ष्य उच्च स्तर का कमांडर भयंकर दानव है। लेकिन क्या उसका पिछला तीर इससे रुका नहीं था? क्या वह इस बार सफल हो पाएगा? धमाका, एक विस्फोट की आवाज, एक काली धार पल भर में चमकी। ये पहले से तेज लगता है। शेनसी का मुंह खुला रह गया। पहले वह मुश्किल से तीर का निशान देख पाए थे, लेकिन इस बार वह बिल्कुल नहीं देख पाए। पीयूष का चेहरा भी स्याह पड़ गया। उसने भी देखा कि तीर की गति तेज लग रही थी, लेकिन इससे क्या, वह सामने एक उच्च स्तर का कमांडर था और उसने पहले ही उसके हमले के तरीके को देख लिया था। गरज, उच्च स्तर के कमांडर शक्तिमान दानव वानर ने गर्जना की, अपने हाथ में पकड़ी चट्टान को सीधा आगे फेंक दिया, जबकि उसने अपने पिछले पैरों को झुकाया। जमीन कई मीटर गहरी धंस गई। फिर जोरदार बल के साथ ऊपर उठते हुए ऐसा लगा जैसे वह कूदने का इरादा रखता है। हाँ, पूरे समय वह एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, एक तीर का मुकाबला करने का मौका। अगर वह लापरवाही से कूदता तो वह हवा में बैठा शिकार बन जाता और चट्टान एक बोझ बन जाती। लेकिन एक बार जब पार्थ ने तीर चलाया तो वह चट्टान का उपयोग करके अवरोधक बना सकता था और फिर पार्थ को मांस के लोथड़े में कुचलने के लिए पर्वत दबाव, माउंट टाई प्रेसिंग डाउन की तकनीक का उपयोग कर सकता था। हालांकि उसने एक चीज गलत आंकी। इस बार पार्थ ज्वलन तीर का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि सूर्यभेदी तीर का उपयोग कर रहा था, जिसकी शक्ति 100 गुना ज्यादा थी। 100 टन से अधिक वजन की चट्टान सुपरसोनिक गति से निकली। काले प्रकाश की एक चमक, पूरी चट्टान पल भर में टूट गई। केंद्रीय पत्थर धूल में बदल गए। काले प्रकाश की गति केवल थोड़ी सी कम हुई। 100 मीटर से कम की दूरी पलक झपकते ही गायब हो गई। शक्तिमान दानव वानर की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिल से खतरे की एक अभूतपूर्व भावना उठी। बहुत देर हो चुकी थी। अपनी कूदने की अवस्था में वह पास की कोई भी चट्टान या पेड़ उठाकर अवरोधक नहीं बना सकता था। वह केवल तीर को करीब आते हुए देख सकता था, करीब और करीब। धप, एक तीखी आवाज, तीर उसकी छाती में धंस गया। हिंसक सत्य शक्ति ट्रू चीक ने लगभग 10 मीटर व्यास का एक छेद फाड़ दिया, उसके ऊपरी और निचले शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। शेनसी और अन्य की स्तब्ध आंखों के सामने शक्तिमान दानव वानर के ऊपरी और निचले हिस्से हवा में उछले, लेकिन थोड़ी ही दूरी तय करके जोर से जमीन पर गिर पड़े। खून और आंतरिक अंग चारों ओर बिखर गए। खामोशी, समय थम गया सा लगा। पार्थ को छोड़कर सभी जम गए। एक ही विचार उनके दिमाग पर हावी था। क्या उच्च स्तर का कमांडर शक्तिमान दानव वानर बस ऐसे ही मर गया? क्या वह एक तीर से मारा गया? यहां तक कि पास का घायल शक्तिमान दानव वानर भी भागना भूल गया, हक्का बक्का खड़ा रहा। जब तक एक ज्वलन तीर नहीं आया जिसने उसे मौके पर ही उड़ा दिया, सबको सदमे से बाहर निकाला। तभी पार्थ ने उनकी ओर देखा। उनका स्वर शांत था, जैसे उन्होंने पूछा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे सभी 12 देव फल चाहिए। अब मैं फिर से कहता हूं, कौन सहमत है, कौन असहमत है? पार्थ की बात सुनकर सब शांत हो गए। उनकी आंखें नीचे झुक गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे आंख मिलाए। उनका विरोध करें? क्या उनके पास विरोध करने का विकल्प भी है? 3 कमांडर स्तर के भयंकर दानव, जिनमें से एक उच्च स्तर का कमांडर था, फिर भी एक ही बार में मार डाले गए। ईमानदारी से कहूं तो अगर उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे मरते दम तक विश्वास नहीं करते। पार्थ ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप सभी मेरी बात से सहमत हैं, तो मैं ये 12 देव फल ले लेता हूं। जहां तक आपकी बात है, आप अब जा सकते हैं। बेशक, उनका स्वर ठंडा हो गया और उनकी निगाहें पीयूष और तंग क्यांग पर घूम गईं। अगर कोई नाखुश है या कोई टेढ़ा विचार रखता है तो बेझिझक। पीयूष और तंग क्यांग के चेहरे डर से पीले पड़ गए। द दोस्त, तंग क्यांग ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, हम अभी जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। हाँ, 12 देव फल ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहां तक कि पीयूष, जिसका शुरू में घमंडी रवैया था, अब बहुत विनम्र लहजे में बोल रहा था। ये कहकर वे मुड़े और अपने पीछे के कुछ सी स्तर के जागृत लोगों को इशारा किया, फिर पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए। कुछ सी स्तर के जागृत लोगों ने ये देखकर जल्दी से उनका पीछा किया। देव फल को जल्द ही पकते हुए देखकर वे स्वाभाविक रूप से जाने को तैयार नहीं थे।
हालांकि हार मानने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी जान जोखिम में डालना निश्चित रूप से एक बुरा विचार था। ये सोचते हुए उन सभी ने गहरी राहत की सांस ली। किस्मत से वे दो शक्तिमान दानव वानर सही समय पर प्रकट हुए, जिसने उन्हें कार्रवाई करने से रोका। अन्यथा जमीन पर पड़े हुए केवल वे 3 भयंकर दानव नहीं होते। पार्थ ने जागृत लोगों को जाते हुए देखा, फिर अपनी निगाहें शेनसी और अन्य पर डाली। जोया और 2 अन्य लोगों को तुरंत उन पर एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। शेनसी ने दांत पीसे और कहा, दोस्त, मुझे आपसे कुछ शब्द कहने हैं। उन्हें कहने के बाद मैं चला जाऊंगा। उन्होंने एक साहसिक फैसला लिया। इस फैसले में महत्वपूर्ण जोखिम था, लेकिन एक बार सफल होने पर वह कई ऐसे खजानों को इकट्ठा कर पाएंगे जो वह पहले इकट्ठा नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने अपनी सहज ज्ञान पर भरोसा किया, यह मानते हुए कि उनके सामने वाला व्यक्ति हर हरकत में एक रहस्यमय आभा के बावजूद अविश्वसनीय नहीं लगता था। बहरहाल बस एहतियात के तौर पर उन्हें एक बैकअप योजना की आवश्यकता थी। पार्थ ने भान सिकुड़ी, यह नहीं जानते हुए कि शेनसी क्या योजना बना रहे थे। ये देखते हुए कि वे दोनों गंगा तट उप जिला मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से संबंधित थे, उन्होंने अनमने ढंग से सिर हिलाया। 1 मिनट, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। काफी है, बस काफी है। शेनसी ने बार बार सिर हिलाया, फिर जोया और अन्य की ओर मुड़े। तुम लोग शहर वापस जाओ, मैं बाद में पकड़ लूंगा। अध्यक्ष, जोया की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। चिंता मत करो, मैं किसी खतरे में नहीं हूँ। ये कहकर तीनों तेजी से दूर चले गए। पार्थ ने ये सब अपनी आंखों में कैद कर लिया, थोड़ा आंखें सिकुड़ते हुए। ये शेनसी ऐसा लगता है कि वह उनके बुरे इरादों को मान रहे हैं। अगर वह वास्तव में उन पर कार्रवाई करना चाहते तो उन तीनों को पहले जाने देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद शेनसी अंत में बोले, दोस्त, मुझे आश्चर्य है कि आपने इन देव फलों का स्थान कैसे पता लगाया। अगर यह कोई गुप्त तकनीक है तो भूल जाए कि मैंने पूछा। लेकिन अगर आपको वे भाग्य से मिले हैं तो शायद हम सहयोग कर सकते हैं। ये सुनकर पार्थ का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उन्हें ये देव फल मेघा की बहन की बदौलत मिले थे। जागृत लोगों ने कुछ अद्वितीय महाशक्तियों का इस्तेमाल किया होगा, जैसे खजाने का पता लगाना। लेकिन एक योद्धा के रूप में शेनसी ने उन्हें कैसे पता लगाया? ये सोचते हुए उन्होंने शांत ढंग से जवाब दिया, आप सहयोग का प्रस्ताव कैसे करते हैं? शेनसी ने एक गहरी सांस ली, दोस्त, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जो आसपास स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने की उपस्थिति का पता लगा सकती है। न केवल देव फल बल्कि अन्य खजाने भी सभी इसी विधि का उपयोग करके पाए गए हैं। ये कहकर उन्होंने अंतरिक्ष से कई वस्तुएं निकाली, जिनमें मुट्ठी के आकार के लाल फल दिखाए गए। साथ ही उंगली के आकार के फल भी। कुछ जड़ी बूटी जैसी सामग्रियां जो सुगंधित महक छोड़ रही थीं, स्पष्ट रूप से असाधारण वस्तुएं। पार्थ ने उन्हें संक्षेप में स्कैन किया, उत्तरोत्तर उत्सुक होते गए। तुमने इन्हें कैसे ढूंढा? शेनसी चुपचाप मुस्कुराए, मैं वह प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सहयोग करने के लिए सहमत हैं तो मैं आपको कई मूल्यवान चीजें ढूंढने के लिए ले जा सकता हूं। पार्थ ने भान सिकुड़ी। शेनसी की हरकतें समझने योग्य हैं। एक सामान्य व्यक्ति आसानी से अपने ट्रम्प कार्ड का खुलासा नहीं करेगा। फिर भी उनका व्यवहार धोखाधड़ी वाला नहीं लगा। पार्थ को आत्मा परिवर्तन तकनीक, सोल शिफ्टिंग टेक्निक का उपयोग करने का प्रलोभन महसूस हुआ। हालांकि यह नैतिक रूप से संदिग्ध था और इसका उपयोग स्थायी मानसिक आघात का कारण बन सकता था। इस प्रकार उन्होंने सावधानी से जांच की। भविष्यवाणी, या ये धारणा है, या कोई अन्य विधि? भविष्यवाणी का उल्लेख करने पर शेनसी की मुस्कान बरकरार रही, लेकिन वह धारणा पर थोड़ा झुके। हालांकि पार्थ की उच्च आध्यात्मिक शक्ति ने इसे आसानी से नोटिस किया। अनजान शेनसी मुस्कुराते रहे, दोस्त, जांच करना बंद करो। सहयोग परस्पर लाभ का है। आपको अभी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, अपना समय लो। उन्होंने एक व्यवसाय कार्ड दिया, मेरा संपर्क विवरण यहाँ है। अगर आप सहयोग करने का फैसला करते हैं तो मुझे कभी भी कॉल करें। अगर नहीं तो भी हम दोस्त बने रह सकते हैं। पार्थ ने कार्ड लिया, संक्षेप में सोचा, फिर सिर हिलाया, ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। बहुत बढ़िया, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा क्योंकि देव फल जल्द ही पकने वाले हैं। शेनसी ने पार्थ को झुकाकर प्रणाम किया, फिर चले गए। शेनसी की आकृति को गायब होते देखने के बाद पार्थ के होठों पर एक मुस्कान आई। ऐसा लगता है कि यह धारणा मार्शल आर्ट्स है। स्वर्गीय प्रतिक्रिया तकनीक, सेलेस्टियल रिस्पॉन्स टेक्निक केवल मनुष्यों या जानवरों को ही महसूस कर सकती है। तो यह सम्राट की शक्ति अवलोकन कौशल, एम्परर्स की ऑब्जर्वेशन स्किल है। पार्थ की आंखों में अपेक्षा दिखाई दी। ऐसा लगता है कि यह सम्राट की शक्ति अवलोकन कौशल है। अध्यक्ष शिताओ की अपेक्षा उन्होंने लगभग सभी सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स को देखा और मास्टर किया था। शेनसी, उपाध्यक्ष के रूप में, को भी सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स को मास्टर करना चाहिए। सबसे खराब स्थिति में शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट्स। धारणा मार्शल आर्ट्स खास हैं, शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट्स और सर्वोच्च मार्शल आर्ट्स कम हैं। यह जवाब को संकुचित करता है। व्यवसाय कार्ड को देखते हुए उन्होंने सिर हिलाया। 7 दिन तक सम्राट की शक्ति अवलोकन कौशल अनलॉक हो जाता है। अनलॉक का अर्थ है पूर्णता क्षेत्र, परफेक्शन रेल्म। फिर वह स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने को अकेले महसूस कर सकता है। इसके अलावा शेनसी की लड़ाई की ताकत सीमित है, यहाँ तक कि एक साधारण कमांडर स्तर के भयंकर दानव के खिलाफ भी संघर्ष कर रहा है। सहयोग का मतलब बोझ उठाना होगा। सिर हिलाते हुए उन्होंने इंतजार किया। चटकने की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ 10 से अधिक देव फल अंत में पक गए, हवा को एक समृद्ध सुगंध से भर दिया। पार्थ ने अपना धनुष और तीर रखा, तेजी से एक देव फल के पास पहुंचे। उसे पकड़ते ही उन्हें एक मानसिक झटका लगा। पार्थ ने हम्फ किया, आध्यात्मिक हमले को आसानी से दूर कर दिया। देव फल तोड़ा और उसे संग्रहित कर लिया। फिर वह दूसरे फल की ओर चमके। उस क्षण कई पेड़ की जड़ें, प्रत्येक 2 मीटर मोटी, निकली, पार्थ की ओर चाबुक की तरह लहराईं। स्नैप स्नैप, प्रत्येक जड़ जमीन से टकराई, गहरी खाइयां छोड़ गईं।
लेकिन किसी ने पार्थ को नहीं मारा। भविष्यवाणी योग्य हमलों से पार्थ ने अजीब तरीकों से बच लिया। शीर्ष स्तरीय हल्के कौशल, तरंग सवारी कदम, वेव राइडिंग स्टेप का उपयोग करते हुए। जड़ें एक साधारण कमांडर स्तर के भयंकर दानव को घायल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थीं। पार्थ ने उन्हें आसानी से चकमा दे दिया। उन्होंने चकमा दिया और कई देव फल तोड़े। जड़ें जंगली ढंग से झूलती रहीं, लेकिन पार्थ को हमेशा अंधेरे कोने मिलते रहे, आसानी से चकमा देते रहे और एक के बाद एक फल तोड़ते रहे। पलक झपकते ही उन्होंने 12 फलों में से अधिकांश इकट्ठा कर लिए थे, 5 बचे थे। देव वृक्ष के पत्ते गुस्से से सरसराने लगे। जड़ों ने पार्थ को छोड़ दिया, बाकी फलों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा। जैसा कि अपेक्षित था, पार्थ ने पेड़ के हताश उपायों का अंदाजा लगा लिया था। खुशकिस्मती से उन्होंने पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। तुरंत उनकी गति बढ़ गई। चपलता विशेषता 30,000 से बढ़कर लगभग 2 लाख हो गई। देव वृक्ष को खतरा महसूस हुआ और उसने फलों को नष्ट करने की कोशिश की। पेड़ के लिए इतने सारे फल उगाना मुश्किल था, जिसका अर्थ था मजबूत शिकार को आकर्षित करना। इसके बजाय एक लालची संग्राहक का सामना करना पड़ा। जाने देने से इनकार करते हुए उसने पार्थ को उपहार देने के बजाय फलों को अवशोषित करना पसंद किया। लेकिन पार्थ की गति एक तूफान के समान आसानी से बच गई। जल्द ही जब जड़ें पहुंची तो शाखाएं खाली थीं। स्नैप स्नैप। निराश देव वृक्ष ने गुस्से में जमीन को फेंटा। पार्थ सैकड़ों मीटर दूर दिखाई दिए, असहाय पेड़ पर मुस्कुरा रहे थे। वास्तव में पेड़ में कुछ कौशल थे, फिर भी उन्होंने जीत हासिल की। आखिरकार मेरे कंधों से एक बोझ हट गया है। पार्थ ने राहत की सांस ली। 12 देव फल, उनमें से 6 मेघा की बहन को दिए जाने हैं ताकि वह फिर से जागृत हो सके। मेघा की बहन की भविष्यवाणी क्षमता के साथ हम अंबिका नगर के भाग्य का पूर्वाभास कर सकते हैं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी शक्ति बढ़ाना, अन्यथा क्या होने वाला है ये जानना, लेकिन उसे रोकने में असमर्थ होना सबसे दर्दनाक होगा। जहां तक अन्य 6 फलों की बात है, मैं उन्हें खुद खाने की योजना बना रहा हूं। अगर असर कम महत्वपूर्ण हो जाता है तो मैं उन्हें जागृत एसोसिएशन को पॉइंट्स के लिए बेचने पर विचार कर सकता हूं। ऐसा करना थोड़ा घाटे का सौदा है, क्योंकि इन 12 देव फलों के अलावा इस बार 3 कमांडर स्तर के भयंकर दानव भी प्राप्त हुए। उनमें से एक उच्च स्तर का कमांडर भी है, कल के क्रोधित जंगली बैल राजा और दर्जनों पागल बैल के अलावा। पार्थ ने एक गहरी सांस ली। सामग्री बेचना अभी तत्काल नहीं है, देव फलों के साथ गांव लौटना तत्काल प्राथमिकता है। संयोग से उन्होंने प्रवास के मामले का भी उल्लेख किया ताकि सभी पहले से तैयारी कर सकें। सामग्री इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक निश्चित दिशा में देखा, फिर जाने के लिए मुड़े। जिस जगह पर पार्थ की निगाहें पड़ी, एक पत्ते के पीछे पीयूष और तंग डर से अकड़ गए थे। उनकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। कुछ देर बाद पीयूष हकलाया, पुराने तंग, क्या तुम्हें लगता है कि उसने हमें यहाँ छिपे हुए ढूंढ लिया? तुम्हें क्या लगता है? तंग का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होंठ कांप रहे थे जैसे उसने कहा, उसने हमें स्पष्ट रूप से ढूंढ लिया और यहाँ देखा। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं सुना और मुझे वापस खींच लिया। अब देखो, हम इस गड़बड़ी में फंस गए हैं। डरो मत। पीयूष ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसका दिल धड़क रहा था। इतना समय बीत चुका है और वह प्रकट नहीं हुआ है। वह चला गया होगा, मैंने उसे जाते हुए देखा। सच में? ये सुनकर तंग ने एक अंतराल से बाहर देखा और किसी को नहीं देखा। अपनी हिम्मत जुटाकर वह पीछे देखने के लिए मुड़ा। डर था कि उसके सामने कोई चेहरा न हो। किस्मत से कोई नहीं था, यहाँ तक कि एक छाया भी नहीं। अभी भी अशांत, उन्होंने ऊपर और अपने पैरों के नीचे की जमीन की जांच की, पुष्टि की कि आदमी वास्तव में चला गया था। अंत में उन्होंने एक लंबी सांस ली और बैठ गए। उनका स्वर नाराजगी से भरा था। पुराने पीयूष, ये सब तुम्हारा बुरा विचार है। अगर हम उनके साथ चले गए होते तो हम इस तरह आधे मर नहीं गए होते। मेरे कपड़े भीग गए हैं। पीयूष जमीन पर गिर गया। तंग को एक असंतुष्ट नजर दी। पुराने तंग, हम दोनों में से कोई भी मासूम नहीं है। अगर तुम्हें कोई इच्छा नहीं होती तो तुम मेरी बात क्यों सुनते और चुपके से वापस आते? इन शब्दों पर तंग को शर्मिंदगी की एक झलक महसूस हुई। वास्तव में वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। 12 देव फल और उसे एक भी नहीं मिल सका। इसलिए जाने के बाद वह ये देखने के लिए चुपके से वापस आया कि क्या कोई अवसर है। आखिरकार देव वृक्ष से निपटना कठिन था और उस आदमी की तीरंदाजी असाधारण थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति उतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती थी। अगर वह आदमी घायल हो जाता या देव वृक्ष द्वारा मारा जाता तो क्या बचे हुए देव फल उनके नहीं होते? पता चला ये केवल ख्वाहिश थी। सभी 12 देव फल उस आदमी ने ले लिए, उनके लिए एक भी नहीं छोड़ा गया। देव वृक्ष उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, केवल असहाय होकर गुस्सा कर रहा था। पीयूष ने आह भरी, अचानक कहा, पुराने तंग, ईमानदारी से कहूं, उस आदमी की ताकत भयानक है। तंग एक पल के लिए चुप रहे, फिर आह भरी, तुम सही कह रहे हो। उसकी तीरंदाजी को भूल जाओ, बस उसकी गति मेरी धारणा से परे थी। निश्चित रूप से। पीयूष कड़वाहट से मुस्कुराए। उसे बेहतर पता होना चाहिए था। एक तीरंदाज में आमतौर पर उच्च हमला और चपलता होती है। उन्होंने पहले फायदा उठाने का भ्रम पाला था। पुराने तंग, तुम क्या सोचते हो? वह आदमी ठीक ठीक कौन है? एक जागृत, लेकिन वह मुझे एक जैसा नहीं लगता। वह थोड़ा अलग लगता है। तंग ने अपना सिर खुजाया। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि आदमी की महाशक्ति लौ थी, लेकिन अन्य लौ जागृत लोगों के विपरीत उसने अपने तीरों पर लौ का उपयोग किया। फिर भी जिस तीर ने उच्च स्तर के कमांडर को मारा उसमें कोई लौ नहीं थी, लेकिन उसकी शक्ति लौ वाले तीरों से अधिक थी। क्या वह एक योद्धा हो सकता है? वे दोनों एक साथ बोले। पुराने तंग, लगता है कि हम दोनों के मन में एक ही विचार था। पीयूष ने सोचा, उसके तीर पर लौ परिचित लगी, सत्य शक्ति की तरह, अग्नि विशेषता सत्य शक्ति। मुझे भी यही लगता है।
तंग की आंखें चमक उठी, तो जिस तीर ने उच्च स्तर के कमांडर को मारा वह वास्तव में सत्य शक्ति से युक्त था जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, ये वही होना चाहिए। पीयूष ने बार बार सिर हिलाया, फिर हाँफते हुए कहा, मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में इतनी शक्ति वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। ऐसे केवल कुछ ही हैं, और धनुष और तीर को हथियार के रूप में उपयोग करने वाले। क्या हमें वापस जाकर जांच करनी चाहिए? पीयूष ने अस्थायी रूप से पूछा। इतनी विशिष्ट विशेषताओं वाले एक योद्धा को ढूंढना आसान होना चाहिए। कुछ भी पूर्ण नहीं है। अगर वह योद्धा नहीं बल्कि एक जागृत है तो यह अलग मामला है। रहने दो, तंग क्यांग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर हमें पता चल भी गया तो क्या? क्या तुम जाकर उससे कुछ मांगोगे या सहयोगियों को इकट्ठा करोगे और उससे छीनने की कोशिश करोगे? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के कथानक को आगे बढ़ाऊं या आप कोई अन्य कहानी साझा करना चाहेंगे? पेई योग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मांगने जाएं, केवल वे दोनों, ये तो मौत के मुंह में जाने जैसा ही होगा। मदद ढूंढने की बात करें तो उन्हें अंतर्ज्ञान से लगा कि अगर उन्हें सबसे शक्तिशाली बी स्तर का जागरूक भी मिल जाता है तो भी इस आदमी के सामने जीत की कोई गारंटी नहीं है। ए स्तर वाले जागरूक को तो भूल ही जाओ। यह एक मजाक है। कौन सा ए स्तर का जागरूक इस चीज की परवाह करेगा? बुजुर्ग टंग, तुम सही कहते हो। बेहतर होगा कि हम खुद को मूर्ख न बनाएं। देर हो चुकी है। हमें वापस जाकर देखना चाहिए कि क्या कोई अन्य खजाना सामने आया है। इस बार हम इसे बस अपनी बदकिस्मती मान लेते हैं। पेई योग ने आह भरी, खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। हाँ, हम बस यही कर सकते हैं। दोनों ने बात की और दूरी में उड़ गए, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे एक बड़े पेड़ ने एक पिच ब्लैक खंजर छिपा रखा था जो हवा में गायब हो गया। पार्थ की आंखों में हत्या का इरादा चमका लेकिन तुरंत गायब हो गया। इन दोनों पुरुषों के इरादे बुरे नहीं थे और वह कार्रवाई करने में बहुत आलसी था। आखिरकार उसकी पहचान लंबे समय तक छिपी नहीं रहेगी। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो शेनसी जल्द ही उसकी पहचान जान जाएगा। उसी समय जोया के समूह के 3 लोग जंगल में खड़े होकर अपने फोन के साथ बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इतना समय हो गया है और अध्यक्ष ने अभी भी जवाब नहीं दिया है। कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। जोया गर्म तवे पर चींटी की तरह परेशान था। ऐसी बातें मत कहो, गोल चेहरे वाले बलिष्ठ व्यक्ति ने कहा। अध्यक्ष को हमेशा आशीर्वाद प्राप्त रहता है, उनके साथ कुछ कैसे हो सकता है? ये सही है, अध्यक्ष हमेशा सतर्क रहते हैं। वह खुद को खतरे में नहीं डालेंगे। उन्होंने अभी तक संदेश नहीं देखे होंगे। हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। एक और आदमी ने भी बात की। जोया ने जोर से सिर हिलाया। अंदर से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था लेकिन फोन देखते हुए भी उसी दिशा में देख रहा था जहां से वे आए थे। बाकी दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। वे अध्यक्ष के इरादों को समझते थे। वह आकस्मिकताओं के लिए तैयारी कर रहा थे ताकि अगर उनके साथ कुछ होता है तो वे वापस जाकर मुख्यालय को बता सकें कि क्या हुआ। लेकिन अध्यक्ष ने ऐसा क्यों किया? क्या ये बेहतर नहीं होता कि वह उनके साथ वापस लौटते? उसी पल एक आकृति तेजी से उनके पास आई। यह अध्यक्ष हैं, जोया ने उत्साह से चिल्लाया। ये देखकर बाकी दोनों पुरुषों के चेहरे पर भी खुशी के भाव आ गए और वे जल्दी से उनका स्वागत करने गए। अध्यक्ष, 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 क्या आप ठीक हैं? मुझे क्या हो सकता है? शेनसी ने अपने सामने के 3 लोगों को देखकर मुस्कुराया और कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपको चिंतित किया। कोई बात नहीं अध्यक्ष, आपकी सुरक्षित वापसी सबसे अच्छी खबर है। जोया सही कह रहा है। लेकिन अध्यक्ष, आप पहले हमारे साथ क्यों नहीं चले गए? हाँ अध्यक्ष, आपने उस व्यक्ति से क्या कहा? अगर यह असुविधाजनक है तो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ भी असुविधाजनक नहीं है। शेनसी मुस्कुराए और बोले, आप सभी ने उस व्यक्ति की ताकत देखी। 1 शब्द शक्तिशाली, 2 शब्द अत्यधिक शक्तिशाली। हाँ, ये सुनकर वे तीनों सम्मान से भर गए। इतना बड़ा कमांडर स्तर का भयंकर जानवर एक ही तीर से ढेर हो गया। और उच्च स्तरीय कमांडर भी। इस तरह की ताकत शायद मुख्यालय में केवल अध्यक्ष के पास ही है ना? तो अध्यक्ष, आपने रुकने का फैसला किया। मैं उनके साथ सहयोग करना चाहता था। शेनसी ने कुछ नहीं छिपाया और सीधे कहा, पहाड़ों में बहुत सारे दिव्य पदार्थ और सांसारिक खजाने हैं। लेकिन खजाना जितना अनमोल होता है उसकी रखवाली करने वाले भयंकर जानवर उतने ही मजबूत होते हैं। इस बार 3 कमांडर स्तर के भयंकर जानवर बाहर निकले। पेई योग के हस्तक्षेप के बिना भी हम अकेले उन देव फलों को प्राप्त नहीं कर पाते। ये सुनकर जोया और अन्य लोगों के चेहरे सख्त हो गए। अध्यक्ष, ये सब हमारी गलती है कि हमने आपको पीछे रोक दिया। हाँ, ये सब इसलिए है क्योंकि हमारी ताकत बहुत कमजोर है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? शेनसी ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें ये दोष देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और वैसे भी यहाँ तक कि मुझे भी कमांडर स्तर के भयंकर जानवर को हराने में मुश्किल होगी, है ना? मैं बस आप सभी के साथ पारदर्शी हो रहा हूँ। अध्यक्ष, ये सुनकर तीनों भावुक हो गए। ठीक है, चलो काम की बात पर आते हैं। शेनसी ने अपना हाथ हिलाया और चलते हुए कहा, सभी ने उस व्यक्ति की ताकत देखी। उन्हें देव वृक्ष शायद किस्मत से मिला जिसे दोहराया नहीं जा सकता। हम लगातार इसी तरह के दिव्य पदार्थों और सांसारिक खजानों का पता लगा सकते हैं लेकिन हमारे पास उन्हें प्राप्त करने की ताकत नहीं है। अगर हम उनके साथ सहयोग करते हैं तो ये हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ये सच है। ये सुनकर वे तीनों सहमत हो गए। दिव्य पदार्थों और सांसारिक खजानों के बीच भी अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना विशाल हो सकता है। पहले वाले के 100 का मूल्य दूसरे वाले के 1 से मेल नहीं खा सकता है। अध्यक्ष की कार्रवाई संघ के लाभ के लिए थी और उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया, ये दिखाते हुए कि वह उन्हें अपना मानते थे। अध्यक्ष, क्या उस व्यक्ति ने सहमत व्यक्त की? जोया ने सावधानी से पूछा। गोल चेहरे वाले बलिष्ठ व्यक्ति ने शेनसी के पीछे देखा। उसे एक खराब संकेत महसूस हुआ। अगर उस व्यक्ति ने सहमत व्यक्त की होती तो अध्यक्ष अभी अकेले नहीं होते। लेकिन शायद वह सहमत हो गए।
अभी तक नहीं, शेनसी ने धीरे से आह भरी और कहा, वह अभी भी इस पर विचार कर रहा है। मैंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया है। अगर वह सहमत होगा तो वह मुझसे संपर्क करेगा। अभी भी विचार कर रहा है। तीनों ने चिंता से एक दूसरे को देखा। उसे सहमत होना चाहिए, है ना? मुझे ऐसा लगता है, अध्यक्ष की सम्राट की क्यूई अवलोकन कौशल के बिना वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह केवल किस्मत पर निर्भर है। हाँ, किस्मत अप्रत्याशित है। उसे ध्यान से विचार करना चाहिए कि कैसे चयन करना है। शेनसी ने सिर हिलाया। उन्हें भी लगा कि सहयोग की संभावना अधिक है। उस व्यक्ति के पास विभिन्न खजानों को खोजने का साधन नहीं था, अन्यथा वह सीधे मना कर देता, बजाय इसके कि वह सूक्ष्मता से जांच पड़ताल करता। जंगल से गुजरते हुए माहौल थोड़ा शांत था। अचानक जोया ने जिज्ञासा से पूछा, अध्यक्ष, क्या वह व्यक्ति जागरूक है या योद्धा? गोल चेहरे वाले बलिष्ठ व्यक्ति और एक और आदमी ने भी जिज्ञासा से देखा। मुझे यकीन नहीं है, शेनसी ने सिर हिलाया। पार्थ द्वारा चलाए गए तीरों से उन्होंने सत्य क्यूई की उपस्थिति महसूस की, जैसे तीरों पर आग, जो असली आग की तरह नहीं थी, बल्कि अग्नि विशेषता सत्य क्यूई की तरह थी। लेकिन इससे कुछ भी साबित नहीं होता। कई जागरूक भी योद्धा होते हैं, वे मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं और सत्य क्यूई को संघनित करते हैं। 20 स्तर के जागरूकों में कई सत्य-सार स्तर के योद्धा होते हैं। ए स्तर के जागरूकों में कुछ आकाशीय स्तर के योद्धा होते हैं। कहा जाता है कि आकाशीय मानव स्तर से भी ऊपर एक और उच्च स्तर है। हालांकि योद्धा जरूरी नहीं कि जागरूक हो। यानजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह योद्धा है या जागरूक, जब तक वह हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमत होता है। गोल चेहरे वाले बलिष्ठ व्यक्ति ने हंसकर कहा, हाँ, भले ही अध्यक्ष को कुछ अच्छा मिल जाए, हमारी ताकत के साथ हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वह हमसे जुड़ जाता है तो यह अलग होगा। आज के देव फल की तरह अगर वह हमारे साथ होता तो हम आधा साझा कर सकते थे। आधा? तुम बड़ी सोच रखने की हिम्मत करते हो। शेनसी अनजाने में हंस पड़े। उस व्यक्ति ने कमांडर स्तर के भयंकर जानवर को आसानी से मार डाला। सिर्फ इसलिए कि यह आसान लग रहा था, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आसान था। तो वह 2/3 लेता है और हमें 1/3 मिलता है। वह अनुपात उचित लगता है। शेनसी ने सिर हिलाया। आखिरकार उनके सम्राट की क्यूई अवलोकन कौशल के उपयोग में एक लागत आती थी। इसके अलावा इस सर्वोच्च मार्शल आर्ट को खेती के लिए एक उच्च प्रतिभा की आवश्यकता होती है, और जागरूक संघ के भीतर भी कुछ ही इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। 1/3 मांगने के लिए उन्हें विश्वास था। दोपहर के समय सूरज अभी भी तेज चमक रहा था, लेकिन हवा में थोड़ी ठंडक थी। बंजर भूमि पर 20 से अधिक लोगों की एक टीम तेजी से आगे बढ़ रही थी। ये सवारों की एक टीम थी। 20 से अधिक लोगों में से प्रत्येक 2 मीटर से अधिक ऊंचे जंगली भैंसे पर सवारी कर रहा था। प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में धनुष और तीर, लंबे भाले, लंबी तलवारें और यहाँ तक कि राइफल और मशीन गन जैसे विभिन्न हथियार थे। कुछ लोग रस्सियां भी पकड़े हुए थे, अपने शिकार को खींच रहे थे। उन सभी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। इस बार हमारी अच्छी फसल हुई। हमें 10 से अधिक निम्न स्तर के भयंकर जानवर मिले और यहाँ तक कि 2 मध्यम स्तर के भयंकर जानवर भी। मध्यम स्तर के भयंकर जानवर के मांस का 1 पाउंड निम्न स्तर के भयंकर जानवर के मांस के 3 से 5 पाउंड के बराबर है। सच में, अगर हम मध्यम स्तर के भयंकर जानवर का मांस खाते हैं तो क्या हमारी खेती की गति और भी तेज नहीं होगी? बेशक, मैंने सुना है कि उच्च स्तर के भयंकर जानवर का मांस और भी कीमती है। सौभाग्यगढ़ में रहने वाले योद्धा नियमित रूप से उच्च स्तर के भयंकर जानवर का मांस खाते हैं। सच में, ये कितनी खर्चीली बात है। उच्च स्तर के भयंकर जानवर के मांस का 1 पाउंड निम्न स्तर के भयंकर जानवर के मांस के 10 गुना है। केवल सौभाग्यगढ़ के योद्धा ही इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वह कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि अंबिकानगर के योद्धा न केवल उच्च स्तर के भयंकर जानवर का मांस खाते हैं, बल्कि अमृत भी लेते हैं। वे बहुत महंगे हैं, प्रति गोली कई हजार। शोरगुल भरी चर्चाएं तुरंत शांत हो गईं। एक ही अमृत कई हजारों में बेचा जा सकता है। असंभव है ना? किसी ने चारों ओर देखते हुए कहा, लेकिन आसपास के सभी लोग भी भ्रमित थे। आखिरकार सभी की आंखें सामने के कुछ लोगों पर पड़ीं। विश्वजीत भाई, आपने बहुत कुछ देखा है और आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐसे अमृत मौजूद हैं, है ना? जैसे ही शब्द बोले गए, माहौल शांत हो गया। सभी ने श्रद्धा की निगाहों से सामने वालों को देखा। सामने वाले लोग न केवल गांव के बुजुर्ग थे, बल्कि सबसे मजबूत योद्धा भी थे। कहा जाता था कि वे मांसपेशी शोधन स्तर में प्रवेश करने वाले थे। वे ही थे जिन्होंने पहले मिले 2 आंधी भेड़ियों को संभाला था। अन्यथा उन 2 मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों की गति के साथ वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। हाँ, ऐसे अमृत मौजूद हैं। विश्वजीत ने सिर हिलाया, परिपक्व और स्थिर दिख रहा था। इसके विपरीत उनका भाई विशाल बहुत अधिक मिलनसार लग रहा था। एक बड़ी मुस्कान के साथ उन्होंने सभी की ओर रुख किया और कहा, जिस अमृत की मैं बात कर रहा हूँ उसे क्यूई रक्त गोली कहा जाता है। यहाँ तक कि सस्ते वाले की कीमत भी कई हजार रुपये है, जबकि सबसे अच्छे वाले की कीमत कई दसियों हजार रुपये है। क्या हर एक की दसियों हजार? उनके शब्दों से सभी दंग रह गए। एक निम्न स्तर का भयंकर जानवर केवल कुछ 100 से 1000 का है ना? कई हजार रुपये कई निम्न स्तर के भयंकर जानवरों के बराबर हैं। दसियों हजार का मतलब उनमें से दर्जनों। निम्न स्तर के भयंकर जानवरों के दर्जनों पूरे गांव को 1 या 2 महीने तक संभाल सकते हैं। और फिर भी ये केवल एक अमृत खरीदने के लिए पर्याप्त है। महंगा है ना? विशाल मुस्कुराया, अपनी आंखें सिकुड़ते हुए। उस कीमत पर भी उन्हें पाना मुश्किल है। वास्तव में, भीड़ ने फिर से आश्चर्य व्यक्त किया। सच में, हर एक की दसियों हजार रुपये, और वे अभी भी कम आपूर्ति में हैं। अगर कोई और कहता तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन चूंकि विशाल भाई ने कहा है तो मैं विश्वास करता हूँ। ये सही है। विशाल भाई ने दुनिया देखी है, इसलिए ये सच होना चाहिए। लेकिन इन क्यूई रक्त गोलियों को इतना कीमती क्या बनाता है? हाँ, विशाल भाई, ऐसा क्यों है?
सभी जवाब के लिए उत्सुक दिख रहे थे। क्यों? विशाल हंसा। क्या तुम जानना चाहते हो? विशाल भाई, ऐसे समय में हमें संदेह में मत रखो। हाँ, कृपया हमें बताओ। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, विशाल ने खुले तौर पर कहा। वास्तव में क्यूई रक्त गोलियां और भयंकर जानवर का मांस दोनों हमारे शरीर में क्यूई और रक्त को बढ़ा सकते हैं। हालांकि क्यूई रक्त गोलियों से मिलने वाला बढ़ावा भयंकर जानवर का मांस खाने की तुलना में अधिक और तेज होता है। मुझे तुम्हें एक उदाहरण देने दो। एक सामान्य व्यक्ति लगन से अभ्यास कर रहा है, अपने शरीर को शोधित कर रहा है, उसे मांसपेशी शोधन स्तर तक पहुंचने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। वही व्यक्ति उसी समर्पण के साथ अगर वह क्यूई रक्त गोलियां ले रहा होता तो उसे केवल 1 साल लग सकता है, या अगर उसमें उच्च प्रतिभा है तो उससे भी कम। आधा साल काफी होगा। आधा साल? ओह मेरे, समय सीधे कई गुना कम हो जाता है। क्या इतना बड़ा अंतर है? सभी हैरान थे। 2 साल बनाम आधा साल, 4 गुना अंतर। प्रलय के बाद की दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? समय। बेशक, विशाल ने हम कहते हुए कहा। अगर नहीं तो एक अकेली क्यूई रक्त गोली कई हजार या यहाँ तक कि दसियों हजार में क्यों बिकेगी? ऐसा होने पर भी अंबिकानगर के योद्धा उन्हें खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं। सभी ने गहरी सांस ली। फिर से अगर कोई और कहता तो वे विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर विशाल ने कहा तो उन्हें विश्वास करना पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्यूई रक्त गोली कैसी दिखती है। मैं इसे चखना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने ज्ञान के लिए इसे देखना चाहूंगा। कुछ ऐसा जिसकी कीमत प्रति गोली कई हजार या दसियों हजार है। शायद मैं अपने जीवन काल में इतना कमाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। किसी ने विलाप किया। तुम्हारा ऐसा कहने से मुझे भी इसे देखने का मन कर रहा है। हालांकि ऐसे खजाने केवल अंबिकानगर में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि सौभाग्यगढ़ में भी यह उपलब्ध नहीं हो सकता। बेशक, प्रति गोली कई हजार या दसियों हजार। सौभाग्यगढ़ के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, आसपास के छोटे गांवों में रहने वालों की तो बात ही क्या है। कीमत अधिक है, लेकिन प्रभाव इसके लायक है। हाँ, वास्तव में। सभी ने रहस्यमय क्यूई रक्त गोली के बारे में जिज्ञासा से भरते हुए दोहराया। ये देखकर विशाल कुछ कहने ही वाला था कि एक परिचित खांसी ने उसे बाधित कर दिया। खांसी? विश्वजीत ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा, थोड़ा सिर हिलाया। विशाल तुरंत समझ गया, एक शर्मिंदगी भरी मुस्कान दी और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। बाल बाल बचे। वह लगभग उन क्यूई रक्त गोलियों का जिक्र कर ही चुका था जो उसके पास थी। शुक्र है उसके भाई ने उसे समय पर रोक दिया। हालांकि ये साथी गांव वाले थे, लेकिन हमेशा दूसरों से सावधान रहना चाहिए। कहावत है, अपनी दौलत मत दिखाओ। सही है। इसके अलावा उसके पास जो क्यूई रक्त गोलियां थीं, वे साधारण नहीं थीं, बल्कि शीर्ष ग्रेड क्यूई रक्त गोलियां थीं जिनकी कीमत हर एक की 20,000 रुपये थी। हाँ, शीर्ष ग्रेड क्यूई रक्त गोलियां। हाल ही में जब वे मार्शल आर्ट के मैदान में प्रशिक्षण से थक गए थे और नहाने और आराम करने के लिए वापस लौटने वाले थे, तो गुरदीप ने उन्हें बुलाया और उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गए। चाचा बलदेव भी मौजूद थे और उन्होंने अंदर आते ही उन्हें देखकर मुस्कुराया। फिर गुरदीप ने एक छोटी सी बोतल निकाली और उसे मेज पर रखा। भाई हक्के बक्के रह गए, यह नहीं जानते थे कि वह क्या करने वाले थे। 2 मिनट बाद वे चौंक गए, मेज पर रखी छोटी सी बोतल को घूर रहे थे, लगभग भयभीत थे। चाचा बलदेव के अनुसार बोतल में हर अमृत की कीमत 20,000 रुपये थी, जो निम्न स्तर के भयंकर जानवरों के दर्जनों के बराबर थी। बोतल में 10 गोलियां थीं, जिसका कुल मूल्य 200,000 रुपये था। अविश्वसनीय, लेकिन चाचा बलदेव एक प्रारंभिक बल योद्धा थे। गांव में पार्थ के अलावा उनसे कोई कम नहीं था। क्या वह उन्हें धोखा देंगे? इसके बावजूद उन्होंने बार बार पूछा और चाचा बलदेव ने बस मुस्कुराया और चुपचाप बोतल खोली, उन्हें खाने के लिए 2 गोलियां निकाली। जैसे ही उन्होंने इसे लिया, उन्होंने अपने पेट में एक जलन महसूस की जो उनके पूरे शरीर में फैल गई। फिर उनके दिमाग के अंदर कुछ टूटने की आवाज गूंजी। उन्होंने अभी अभी एक छोटा सा स्तर पार किया था। वे दंग रह गए, उन्हें लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं। चाचा बलदेव के अनुसार ये संचय का परिणाम था, जिसमें शीर्ष ग्रेड क्यूई रक्त गोली ने उनके सफलता को ट्रिगर किया। उनके विचार में ये क्यूई रक्त गोली थी जिसने निर्णायक भूमिका निभाई। अन्यथा गोली खाने के तुरंत बाद वे अचानक क्यों सफल होते? अगले दिनों में उन्होंने ऊर्जा की एक अंतहीन आपूर्ति महसूस की। आमतौर पर निम्न स्तर के भयंकर जानवर का मांस अगले दिन तक पूरी तरह से अवशोषित हो जाता था। यहाँ तक कि मध्यम स्तर के भयंकर जानवर का मांस भी केवल 1 या 2 दिन तक चलता था। वे अत्यंत आभारी थे। 200,000 रुपये के अमृत गुरदीप ने उन्हें बस दे दिया। अगर वे पूरे जीवन गांव के लिए काम करते तो वे इतना नहीं कमा पाते। गुरदीप ने इसे नकार दिया, ये कहते हुए कि और भी थे, और यह पार्थ का दयालु इशारा था, इसलिए उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। उनका नाम सुनकर उन्हें झटका लगा। ये अमृत छोटू से थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरे गांव में केवल उनके पास ही इतना कीमती कुछ हो सकता था। वे गहरे रूप से भावुक थे, यह नहीं जानते थे कि क्या कहें। गुरदीप मुस्कुराया, उन्हें भेजने से पहले इसे गुप्त रखने का आग्रह किया। मुझे आश्चर्य है कि छोटू अंबिकानगर में कैसा कर रहा है। विशाल ने अपनी चेतना वापस पाए, अंबिकानगर की दिशा में देखते हुए। 200,000 रुपये की शीर्ष ग्रेड क्यूई रक्त गोलियों की एक बोतल। इतना कमाने और ऐसे अमृत खरीदने के लिए छोटू को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। उनका इरादा अपने परिवार की देखभाल करना रहा होगा, और गुरदीप ने उनके साथ अमृत साझा करने में कोई कंजूसी नहीं की। मुझे उम्मीद है कि छोटू अंबिकानगर में सुरक्षित और स्वस्थ है और उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। विशाल ने अपने दिल में प्रार्थना की। पार्थ के परिवार के गढ़ में मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण मैदान में सैकड़ों लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। पुरुष और महिलाएं, वयस्क और बच्चे हैं। कुछ आसन मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ मुक्केबाजी कर रहे हैं, कुछ निकट युद्ध तलवार और भाला तकनीकों का अभ्यास कर रहे हैं, अन्य तीरंदाजी या जेवलिन फेंकने का अभ्यास कर रहे हैं।
कभी कभार जो थके हुए होते हैं वे बहुत देर तक आराम करने की हिम्मत नहीं करते, ऐसा लगता है कि उन्हें डर है कि लंबे समय तक आराम करने से वे दूसरों से पीछे छूट जाएंगे। वैकल्पिक रूप से उन्हें मैदान में इधर उधर चल रहे लंगड़े आदमी से डर लग सकता है। इस समय एक स्पष्ट और मधुर घंटी बजती है जो धीरे धीरे मैदान में गूंजती है। शिकार टीम लौट आई है। प्रशिक्षण मैदान में सभी अपनी क्रियाएं रोक देते हैं और गढ़ के दरवाजे की दिशा में देखते हैं। चलो जाकर देखते हैं। यह आराम करने और थोड़ा पानी पीने का अच्छा समय है। आधे घंटे में हम अपना अभ्यास फिर से शुरू करेंगे, चाचा बलदेव ने कड़े स्वर में कहा। हाँ, भीड़ जैसे किसी भारी बोझ से राहत मिली हो गढ़ के दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ी। मुझे आश्चर्य है कि आज सुबह शिकार कैसा रहा। सभी को जाते देखकर चाचा बलदेव की निगाह नर्म पड़ गई। जो लोग शिकार के लिए बाहर जाते हैं वे गढ़ के नायक होते हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर वे आखिरकार घर लौटते हैं लेकिन केवल कुछ ही लोगों द्वारा स्वागत किया जाता है तो ये काफी निराशाजनक होगा। किसी भी घटना की संभावना कम होनी चाहिए। आखिरकार वे सुसज्जित हैं और जब तक वे खतरनाक क्षेत्रों के पास नहीं जाते कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो हम भी जाकर देखते हैं, गुरदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि विश्वजीत और अन्य लोगों ने इस बार कैसा किया। क्या उन्होंने पिछली बार हमारे द्वारा लाए गए से अधिक पकड़ा? अरुण ने अपना गंजा सिर रगड़ा और हंसा। गढ़ में बहुत सारे लोग हैं इसलिए उन्होंने 2 शिकार टीमों में विभाजित किया, बारी बारी से शिकार करने के लिए। एक ओर ये गढ़ में अधिक युवा वयस्कों को प्रशिक्षण देने की अनुमति देता है और दूसरी ओर ये सभी को खुद को सुधारने में अधिक समय बिताने देता है। तो चलो जाकर देखते हैं। चलो। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे अचानक एक बहुत ही परिचित आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उनमें से कुछ की आंखें चौड़ी हो गईं। हवा से प्रकट हुए व्यक्ति को घूरते हुए उनके चेहरे उत्साह से भर गए, क्योंकि यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि पार्थ था। पिताजी, चाचा बलदेव, अरुण चाचा। पार्थ ने मुस्कुराया और पहले अभिवादन किया। छोटू, तुम कब वापस आए? अरुण ने अपना मुंह चौड़ा खोलकर पूछा। ये सुनकर पार्थ हंसे बिना नहीं रह सका और कहा, मैं अभी अभी वापस आया हूँ। बेशक। आह, सही सही, मैंने क्या मूर्खतापूर्ण बातें कहीं। अरुण शर्मिंदा दिख रहा था। गुरदीप अत्यधिक प्रसन्न थे, पार्थ को सिर से पैर तक ध्यान से जांच रहे थे। अंबिका नगर पार्थ के परिवार के गढ़ जैसा नहीं है। यह एक मिश्रित समाज है और कुछ मायनों में लोग भयंकर जानवरों से भी अधिक खतरनाक हो सकते हैं। अपने खाली पलों में उन्हें चिंता होती थी कि क्या पार्थ को वहां किसी खतरे का सामना करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो एक पिता के रूप में वह मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। और अब पार्थ ठीक उनके सामने खड़ा था, पूरी तरह से ठीक। चाचा बलदेव की आंखों में गहरा संतोष था। आजकल उन्हें पार्थ की असीम क्षमता तेजी से महसूस होती है। स्पष्ट रूप से पार्थ की वर्तमान ताकत एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है कि वह केवल ऊपर ही देख सकते हैं। लेकिन न केवल उन्हें इससे परेशानी नहीं हुई, वह वास्तव में बहुत खुश थे। पिताजी, इस बार मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। मैं देखता हूं कि विश्वजीत चाचा और अन्य लोग भी लौट आए हैं। चलो उन्हें इकट्ठा करते हैं ताकि मैं सभी को एक साथ बता सकूं, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत महत्वपूर्ण। ये सुनकर सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। पार्थ के लिए किसी चीज को बहुत महत्वपूर्ण बताना, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें लाता हूं, गुरदीप ने जल्दी से कहा। गुरदीप, मुझे जाने दो। अरुण हंसा। तुम सब पहले अंदर जाओ, मैं एक पल में आता हूं। ये कहते हुए उन्होंने जवाब का इंतजार किए बिना दौड़ लगा दी। तो हम अंदर इंतजार करेंगे, चाचा बलदेव मुस्कुराए। समूह घर में प्रवेश किया, खड़े रहे क्योंकि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। ये देखकर पार्थ हंसा और कहा, सभी कृपया आराम करें। चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जो कहना है वह वास्तव में एक अच्छी खबर है। समूह की जिज्ञासा तुरंत बढ़ गई। अच्छी खबर? छोटू, क्या ये सच में अच्छी खबर है? किस तरह की अच्छी खबर? हे, चूंकि सभी अभी तक यहाँ नहीं हैं, तो आप अभी के लिए अनुमान लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? विश्वजीत चाचा और अन्य लोग आने पर मैं आपको बताऊंगा, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी ने एक दूसरे को देखा। वे अनुमान कैसे लगा सकते थे? इसका पता लगाना असंभव था। सौभाग्य से विश्वजीत और बाकी लोग जल्दी से पहुंच गए। कमरे में लगभग 10 लोग बैठे थे। ज्यादातर मूल पार्थ के परिवार के घर से थे, कुछ बाद के जोया परिवार के घर से थे। सभी लगभग यहाँ हैं, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। पार्थ की निगाह सभी के चेहरों पर घूम गई क्योंकि उन्होंने शांत होकर बात की। मैं हाल ही में अंबिका नगर में रह रहा हूँ। मुझे पता चला कि अंबिका नगर ने निवास नीति की सीमा हटा दी है। निवास नीति की सीमा हटाए? क्या निवास नीति की सीमा हटाए? अरुण आश्चर्य से चिल्लाया, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। बाकी सभी के भाव भी काफी हैरान थे। ये खबर वास्तव में चौंकाने वाली थी। अगर निवास नीति की सीमा हटा दी गई तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोई भी अब शहर में रह सकता है? क्या ये संभव है? हाँ, सभी ने सही सुना। पार्थ उनकी प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाते हुए शांत होकर बोले, मैंने इस खबर की पुष्टि की है, ये सच है। पहले अंबिका नगर के बाहर 2 शिविर थे और वे शहर में रहने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें बाहर रहना पड़ा। बस कुछ दिन पहले इन दोनों शिविरों के निवासी शहर में चले गए और उनके मूल निवास अब खाली हैं। क्या यह असली है? सभी ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। बेशक वे पार्थ पर संदेह नहीं करेंगे। इसके अलावा पार्थ इस समय तक तटनगर में रह रहा था। उपस्थित सभी लोगों में उनसे अधिक इस मामले में किसी का कथन नहीं था। लेकिन 2 शिविरों के लोग, उनमें कम से कम दसियों हजार होने चाहिए, है ना? इससे पहले अगर आप दबाव डालने की कोशिश करते तो आप अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन बस कुछ दिन पहले सभी शहर में चले गए। यहाँ तक कि अंबिका नगर या सौभाग्यगढ़ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना? छोटू, क्या यहाँ कुछ और चल रहा है? सभी की आंखें उन पर देखकर गुरदीप ने पूछा।
पिताजी, आपका मतलब है, क्या उन्होंने अंबिका नगर में प्रवेश का अधिकार पाने के लिए कुछ कीमत चुकाई है ना? हम। गुरदीप ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने नहीं किया। पार्थ ने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ भी नहीं चुकाया और उन्हें वहां रहने का अधिकार मिला। इसका कारण एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति? कौन? सभी ने पूछे बिना नहीं रह सके। अंबिका नगर जागरूक संघ के नए अध्यक्ष। पार्थ ने हर शब्द स्पष्ट रूप से कहा, खुद का संदर्भ देते हुए। बेशक उन्होंने ये केवल अपने दिल में कहा। अंबिका नगर जागरूक संघ के नए अध्यक्ष। एक जागरूक और अध्यक्ष। सभी की आंखों में तुरंत सम्मान और भय दिखाई दिया। भले ही उन्होंने जागरूक को ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन उनके बारे में सुनकर वे जानते थे कि जागरूक कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। मध्यम स्तर के भयंकर जानवरों को भूल जाओ। यहाँ तक कि भयानक उच्च स्तर के भयंकर जानवर भी एक जागरूक के सामने इनसिग्निफिकेंट लगेंगे। चाचा बलदेव ने भान सिकोड़ी। जागरूक संघ का अध्यक्ष गौ जिनमिंग, वह आदमी। क्या उस आदमी के पास इतना दयालु दिल होगा कि वह शहर के बाहर के लोगों को बिना कोई कीमत चुकाए अंदर रहने दे? नहीं नहीं, छोटू ने अभी अभी जागरूक संघ के नए अध्यक्ष का जिक्र किया। वह आदमी गौ जिनमिंग नहीं। उस नए अध्यक्ष का नाम विवेक है। पार्थ ने अपनी आंख के कोने से चाचा बलदेव को देखा और आगे कहा, अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जो पहला काम किया, वह शहर के बाहर के सभी को अंदर जाने का आदेश देना था। इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना कि उन्होंने संघ से जागरूक को आसपास के शिविरों में भेजा ताकि वे शहर में जाने की तैयारी कर सकें। उन्होंने आसपास के शिविरों को भी सूचित किया। इस पर कमरे में कई लोग अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। पार्थ के परिवार का गढ़ भी अंबिका नगर के आसपास के शिविरों में से एक था, है ना? अगर उन्होंने जो कहा वह सच था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें जल्द ही अंबिका नगर जागरूक संघ से एक सूचना मिलेगी? क्या उनका पूरा शिविर उन दो शिविरों की तरह अंबिका नगर में जा सकता है जो शहर के बाहर थे? उनकी सांस अचानक तेज हो गई। गुरदीप और अरुण के दिल तेजी से धड़कने लगे। हालांकि वे अपनी वर्तमान रहने की स्थितियों से काफी संतुष्ट थे, लेकिन गहराई में वे समझते थे कि यह शांति नाजुक थी। कभी कभी बस कुछ उच्च स्तर के भयंकर जानवर सब कुछ नष्ट कर सकते थे, जैसा कि उन सभी ने पहले अनुभव किया था। लेकिन अंबिका नगर अलग था। उच्च स्तर के भयंकर जानवरों को भूल जाओ, यहाँ तक कि कुलीन स्तर के जानवर भी अंबिका नगर के अंदर रहने वाले किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। कहा जाता था कि पिछले जानवर लहरों के दौरान अंबिका नगर ने हमेशा अपनी जमीन पकड़ रखी थी। सुरक्षा स्तर को और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी, है ना? इसलिए अगर उनके पास वास्तव में अंबिका नगर में जाने का अवसर था, तो वे इससे किसी भी लगाव के बावजूद पार्थ के परिवार के गढ़ को छोड़ देंगे। 10 साल पहले किसी की जमीन से चिपके रहना एक भावना थी, लेकिन 10 साल बाद यह मौत की तलाश थी। हालांकि उन्हें अभी भी संदेह था, क्या ऐसी अच्छी चीजें वास्तव में आकाश से गिरेंगी? क्या सच में ऐसा अच्छा व्यक्ति था? हाँ, पार्थ ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। दसियों हजार लोग शहर में चले गए। ये कभी भी झूठा नहीं हो सकता। यदि संभव हो तो हमारे शिविर में सभी के लिए अंबिका नगर में जाना बेहतर है, क्योंकि हर तरह से अंबिका नगर पार्थ के परिवार के घर से तुलनीय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर भविष्य में एक जानवर लहर फूटती तो पार्थ के परिवार का गढ़ रात भर में बराबर हो जाता। अच्छा, गुरदीप सहमत होने वाले पहले व्यक्ति थे। छोटू, अगर कोई वास्तव में अंबिका नगर से हमें सूचित करने आता है तो हम चले जाएंगे। आखिरकार पार्थ उनका बेटा था, वह उनका समर्थन कैसे नहीं कर सकते थे? ये सही है। चूंकि छोटू ने ऐसा कहा है तो कोई झिझक नहीं है। मैं भी सहमत हूँ। अगर ऐसा कोई मौका है तो हमें अंबिका नगर जाना चाहिए। चाचा बलदेव ने भी सिर हिलाया। ईमानदारी से उन्हें संदेह था। आखिरकार यह एक जाल की तरह बहुत ज्यादा लग रहा था। हालांकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि पार्थ शिविर में सभी के जीवन के बारे में मजाक नहीं करेंगे। चूंकि उन्होंने ऐसी योजना बनाई है तो उन्होंने इसे सोच लिया होगा और उन्हें बस आज्ञाकारी रूप से इसका पालन करने की जरूरत थी। चूंकि गुरदीप और चाचा बलदेव सहमत हो गए हैं तो हमें और झिझकना नहीं चाहिए। अरुण हंसा। मुझे छोटू पर विश्वास है। वास्तव में अंबिका नगर एक शहर है। इसकी सुरक्षा यहाँ हमारी तुलना में कहीं अधिक है। चूंकि हम वहाँ मुफ्त में जा सकते हैं तो क्यों नहीं? सभी ने सर्वसम्मति से सहमत व्यक्त की। ठीक है, तो ये तय हो गया। पार्थ ने मुस्कुराया और गुरदीप को देखा। पिताजी, सभी को सूचित करें कि अभी के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण बंद कर दें और अपने बैग पैक करना शुरू कर दें। कल सुबह तक जागरूक हमें स्थानांतरित करने के लिए अंबिका नगर ले जाएंगे। बेशक अगर किसी को लगता है कि यह बहुत परेशान करने वाला है और जाना नहीं चाहता तो यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मैं सभी को इकट्ठा करूंगा और खबर साझा करूंगा। गुरदीप ने जल्दी से जवाब दिया। उसी क्षण उनकी जेब में उनका फोन अचानक थरथराया। गुरदीप ने भान सिकोड़ी और काट दिया, लेकिन अगले ही पल फोन फिर से बजा। पिताजी, आपको जवाब देना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। पार्थ मुस्कुराए। उन्हें एक स्पष्ट अनुमान था। ठीक है। गुरदीप ने अपना फोन निकाला और देखा कि यह शिविर के दरवाजे पर किसी का कॉल था। उन्होंने स्पीकर पर फोन रखा। तुरंत उत्साहित आवाजें आईं। गुरदीप, गुरदीप, एक जागरूक गुरु यहाँ है। एक जागरूक गुरु यहाँ है। बोलने वाले की आवाज में सदमा और गहरा सम्मान था। क्या? ये सुनकर कमरे में सभी चौंक गए। एक जागरूक गुरु यहाँ। अचानक उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्होंने सहज रूप से पार्थ को देखा। क्या ये हो सकता है कि पार्थ द्वारा उल्लेखित अंबिका नगर से जागरूक उन्हें स्थानांतरण की सूचना देने आया हो? नहीं, घबराओ मत, गुरदीप ने कहा। उनकी अपनी आवाज कांप रही थी। क्या तुम जानते हो ये किस बारे में है? नहीं पता, फोन करने वाले ने हकलाते हुए कहा। गुरदीप, वह तुमसे मिलना चाहता है। तुम बेहतर जल्दी आओ। ठीक है। गुरदीप ने फोन काट दिया। उन्होंने पार्थ को देखा। पिताजी, बस जाओ, चिंता मत करो। मैं परछाइयों से तुम्हारी रक्षा करूंगा।
कुछ नहीं होगा, पार्थ मुस्कुराए। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, वह अभी तक खुद को प्रकट नहीं करना चाहते थे। चूंकि एक योद्धा के रूप में उनकी पहचान को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने इसे गुप्त रखने का इरादा नहीं किया था। लेकिन जब तक संभव हो, अपने परिवार की जानकारी को गोपनीय रखना बेहतर था, अन्यथा कुछ नीच लोग शिविर में लोगों को निशाना बना सकते थे जब वे उनसे निपटने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, पार्थ से ये सुनकर गुरदीप ने अपना आत्मविश्वास वापस पाया। उन्होंने खड़े होने और बाहर निकलने से पहले कई गहरी सांसें लीं। चाचा बलदेव और अन्य लोग भी ये देखकर तेजी से उनके पीछे हो लिए। आपके लिए आगे की कहानी को उसी शैली में जारी रखने में मुझे खुशी होगी। क्या आप कहानी के अगले भाग को पढ़ना चाहेंगे? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।